D75 अध्याय 741 अध्याय 394 2 साल बाद। यदि हमारे पूर्व अनुमान सही होते तो असंख्य दानव सभ्यता इतनी बुरी तरह से पराजित नहीं होती जैसी कि अब है। आग की लपटों में लिपटा प्रेत धीरे से बोला, सप्त सितारा सभ्यता पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानलिन छद्म देवता विचारशील दिखाई दिए। अगर असंख्य दानव सभ्यता मूल शक्ति युद्ध सरणी को खोए बिना केवल पीछे हट जाती तो यह कोई समस्या नहीं होती। आखिरकार कोई भी व्यक्ति केवल इसके स्वरूप से मूल शक्ति युद्ध सरणी की उत्पत्ति को नहीं समझ सकता है। चियान सच्चे भगवान ने कहा, ऐसी कुछ ताकतें नहीं हैं जो इस तरह की युद्ध सरणी ला सकती हैं। कोई भी सभ्यता जिसने सच्चे देवताओं को जन्म दिया है वह संदिग्ध हो सकती है। हमारी अमर खंडहर सभ्यता सबसे अधिक संभावित होगी। आखिरकार ये हमारी अमर खंडहर सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शून्य की अनयुवान संरचना नहीं है, चियान सच्चे भगवान ने जारी रखा। लेकिन अब ओरिजिन पावर बैटल एरेक हो गया है। डोनफेंग जी निस्संदेह युद्ध व्यूह के मूल की गहन जांच करेंगे। अपनी ताकत और क्षेत्र को देखते हुए वे निश्चित रूप से कई सुरागों को उजागर करेंगे। यह 8 दिशा अग्नि क्षेत्र व्यूह मैंने बहुत लागत और प्रयास से गढ़ा है। इन 10,000 वर्षों में मैंने सभ्यता के लिए कई दिव्य कलाकृतियां और खजाने भी गढ़े हैं, जिनमें से कई खो गए हैं या लीक हो गए हैं। उन्हें गढ़ने के तरीके समान लक्षण साझा करते हैं, चियान सच्चे भगवान ने कहा। समय दिया जाए तो डोनफेंग जी संभवतः इसका पता लगा लेंगे। यानलिन छद्म देवता को अचानक समझ आ गया, यदि युद्ध श्रृंखला नष्ट न हुई होती तो समस्या गंभीर नहीं होती। लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि मूल शक्ति युद्ध देवता डोनफेंग जी के हाथों में आ गया था और वे अब इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। ये लड़ाई डोनफेंग जी ने जो ताकत दिखाई है वह बहुत ही भयानक है और भविष्य में एक सच्चे भगवान बनने की उनकी संभावना लगभग निश्चित है। यहाँ तक कि एक सच्चे भगवान की स्थिति को पार करने की भी थोड़ी संभावना है, चियान सच्चे भगवान ने आह भरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या आप सच्चे परमेश्वर से बढ़कर हैं? यानलिन छद्म देवता ने महसूस किया कि उसका दिल भारी हो गया और वह ये कहने से खुद को रोक नहीं सका, सच्चे भगवान, पौराणिक स्वर्गीय दैवीय। ऐसा लगता है कि हमारे नश्वर क्षेत्र ने कभी उनका जन्म नहीं देखा है ना? सटीक रूप से कहें तो हाल के लाखों वर्षों में कोई भी उभर कर नहीं आया है, चियान ट्रूगॉड ने कहा। जहाँ तक प्राचीन इतिहास की बात है, ये हमारी सभ्यता द्वारा ज्ञात इतिहास के दायरे से परे है। कौन जानता है, इतिहास में नश्वर क्षेत्र ने स्वर्गीय देवताओं को जन्म दिया हो या नहीं, लेकिन यह अब हमारे लिए अप्रासंगिक है। यानलिन छद्म देवता ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ तक कि स्वर्गीय देवताओं का जीवनकाल भी केवल 3 लाख वर्ष का था। लाखों वर्ष पहले प्राचीन काल में वास्तव में क्या घटित हुआ था, यह एक रहस्य बना हुआ है। डोनफांग जी और फेंग हाई, ली युआन सभी को सच्चे देवता बनने की बड़ी उम्मीदें हैं। अगर यह मेरी भविष्यवाणी के अनुसार हुआ तो भविष्य की 7 सितारा सभ्यता में 3 सच्चे देवता होंगे, चियान सच्चे भगवान ने कहा। आने वाले लंबे युग में नश्वर क्षेत्र 7 सितारा सभ्यता का सम्मान करेगा, जो हमसे क्रिम्सन सन सभ्यता और असंख्य भोर सभ्यता से आगे निकल जाएगा। भले ही 7 सितारा सभ्यता हमें हिला न सके, लेकिन हमें ऐसा दुर्जय दुश्मन स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार अगर हमारी सभ्यता और अधिक छद्म देवताओं और सच्चे देवताओं का उत्पादन करना चाहती है तो इसके लिए अर्धदेवताओं को तारों वाले आकाश में उद्यम करने और पीसने की आवश्यकता होगी, चियान सच्चे भगवान ने कहा। अगर हम लगातार 7 सितारा सभ्यता की छींटाकशी का सामना करते हैं तो ये भी बहुत परेशानी भरा होगा। सच्चे देवता बहुत दूर भविष्य की योजना बनाते हैं, यानलिन छद्म देवता ने ईमानदारी से कहा। किसी शक्ति संपदा के जन्म के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है। अमर खंडहर सभ्यता की तरह, जो आंतरिक रूप से पर्याप्त रूप से विशाल है, यह एक शक्तिशाली व्यक्ति को प्रथम श्रेणी के जीवन से लेकर उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा और यहाँ तक कि एक डेमिगॉड तक विकसित होने के लिए पर्याप्त रूप से कठिन वातावरण प्रदान कर सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन छद्म भगवान बनना, अपनी सभ्यता की सीमाओं के भीतर रहना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर तक पहुँचने की आशा को संजोए रखने के लिए व्यक्ति को प्लेन पैसेज के साथ यात्रा करनी होगी, आयामी प्लेन को छोड़ना होगा और तारों वाले आकाश के गहरे हिस्सों में खतरनाक और अनमोल स्थानों की ओर जाना होगा। अन्य सभ्यताओं के शक्तिशाली लोगों से लड़ना होगा, जीवन मरण की परिस्थितियों में खुद को पिसना होगा। नश्वर क्षेत्र में, जहां लंबे समय से बहुमूल्य स्वर्गीय दिव्य लोग शायद ही कभी पैदा होते हैं, बहुमूल्य संसाधनों की कमी के अलावा एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पर्यावरण बहुत छोटा है। उथले पानी में ड्रैगन नहीं पनप सकता तथा अधिकांशतः नश्वर क्षेत्र के अत्यधिक खतरनाक क्षेत्रों का सच्चे देवताओं के लिए कोई महत्व नहीं होता तथा वे आवश्यक परिश्रम उपलब्ध नहीं कराते। जाओ और व्यवस्था करो, चियान डिवाइन ने कहा। याद रखो, मेरे अस्तित्व का खुलासा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने नाम पर काम करो। हाँ, यानलिन छद्म देवता ने आदरपूर्वक कहा। अल्पविराम, ब्लू स्टार, जिया देश का नदी शहर। 0 में, बड़े भाई, क्या यहीं पर आप छोटे थे जब आप रहते थे?
लियू बिंग, जो ली युआन की बांह पर लिपटी हुई थी, ने नीचे हलचल भरे शहर को देखने के लिए अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया। हाँ, मोतियाबिंद से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन में। इंदौर महिला ने पति की एनर्जी बढ़ाने के लिए ढूंढा आसान उपाय। ली युआन ने कहा, हम पहले भी यहाँ से गुजरे हैं, इसलिए आप इससे परिचित नहीं हैं। इस बार मैं विशेष रूप से अपने शिक्षक से मिलने आया हूँ। लियू बिंग, जो मिंगजू स्टार क्षेत्र से उनके साथ आया था, ब्लू स्टार लौटने के बाद ज़्यादातर फेक्सिंग में या कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में ही रहा था। जियांग शहर में कोई परिवार न होने के कारण ली युआन स्वाभाविक रूप से शायद ही कभी वापस लौटता था। तुम्हारा शिक्षक? लियू बिंग उत्सुक थी, वह जानती थी कि ली युआन के कई शिक्षक थे। फुट फुट ली युआन, लियू बिंग को लेकर अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए, अपने चारों ओर के प्रकाश को विकृत करते हुए, जल्दी से गुवान माउंटेन जिले के दक्षिणी छोर पर एक विशेष कब्रिस्तान हीरोज मौसोलम में पहुंचे। वह एक कब्र के पास पहुंचा, वही कब्र जहां शुभो जाना चाहता था। आपके शिक्षक का निधन हो गया। लियू बिंग आश्चर्यचकित होकर चुप हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ली युआन ने पहले ही शराब की कई बोतलें और फूलों का गुच्छा निकालकर कब्र के सामने रख दिया था। गुरुजी, मैं पिछले कुछ सालों से फैक्सिंग में रह रहा हूं और आपसे ज़्यादा मिलने नहीं आया हूं। लेकिन चिंता न करें, घर पर सब ठीक है। जू लिंग, मैंने उसकी भी अच्छी देखभाल की है। वह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशिंग वॉरियर बन गया है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से उसे एक फ्लाइंग हेवन वॉरियर बनने के लिए प्रयास करने में मदद करूंगा। ली युआन ने शराब की एक बोतल खोली और उसे पत्थर की सीढ़ियों पर उड़ेलते हुए कहा। मकबरा साफ था। डूबते सूरज की रोशनी में मकबरा और भी भव्य लग रहा था। काफी समय के बाद ली युआन अंततः लियू बिंग के साथ शहर के ऊपर से उड़ते हुए निकल पड़ा। शाम होने पर शहर की खूबसूरत रात की रोशनियां उनके नीचे फैल गईं। जियांग सिटी एक कोर सिटी के रूप में एक उन्नत निगरानी प्रणाली थी, फिर भी ये ली युआन की उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। उसने जानबूझकर नीचे कई परिचित सड़कों पर नजर रखने के लिए अपनी गति धीमी कर ली। लियू बिंग ने कहा, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस महान युद्ध का जियांग शहर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। दो महान सभ्यताओं के बीच भयंकर युद्ध में अनगिनत उड़ते हुए स्वर्ग के प्राणियों ने कई ग्रहों पर आक्रमण किया था। ब्लू स्टार पर इसका बहुत कम असर हुआ था। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि ब्लू स्टार के पास केवल एक ही तृतीय स्तर का सितारा क्षेत्र था और उसने 800 उड़ते हुए आकाश शिखर कठपुतलियों को पीछे छोड़ दिया था, जिनमें से अधिकांश उड़ते हुए स्वर्ग एलियन जाति के लोग वानहान सितारा क्षेत्र से बाहर निकलते ही मारे गए थे। जब ली युआन और लियू बिंग कई ग्रहों को बचा रहे थे, तो सबसे पहले ली युआन ब्लू स्टार की सहायता के लिए आगे आए। आदमी और जानवर बातें कर रहे थे। ली युआन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। यह क्या है? लियू बिंग ने उत्सुकता से पूछा। ली युआन ने कहा, प्रिंसिपल मुझे ढूंढ रहे हैं, वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से मुझसे संपर्क कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई जरूरी काम है। ... गठबंधन के मुखिया फैंग हाय। तो बड़े भाई, आपको जल्दी जाना चाहिए, लियू बिंग ने लगातार जवाब दिया। अल्पविराम। आभासी नेटवर्क में विशाल ब्रह्मांड के बीच स्टारफायर दायरे में केवल एक ही महल खड़ा था, जिसमें से अंतहीन लपटें निकल रही थीं। ली युआन शीघ्रता से महल के अंदर पहुंच गया। ली युआन, तुम आ गए हो, फैंग हाई ने कहा, क्योंकि वह और डोनफेंग जी पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। प्रिंसिपल एलायंस हाई रॉक, ली युआन ने अभिवादन किया, क्या बात है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कोई बड़ी बात नहीं है, डोनफेंग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना है कि अमर खंडहर सभ्यता के यानलिन छद्म देवता ने हमें ढूंढा और उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया कि असंख्य दानव सभ्यता द्वारा उपयोग की जाने वाली 8 दिशा अग्नि क्षेत्र सरणी अमर खंडहर सभ्यता से उत्पन्न हुई थी। यानलिन छद्म देवता, 9 बादलों के संप्रदाय का शासक। ली युआन ने भौहें सिकोड़ी। 7 सितारों के उपगठबंधन पदानुक्रम बनने के बाद ली युआन सभ्यता के भीतर सभी डेटा और खुफिया जानकारी तक पहुंच सकता था, जिसमें अमर खंडहर सभ्यता के बारे में काफ़ी जानकारी भी शामिल थी। अमर खंडहर सभ्यता में 3 महान संप्रदाय और कई दिव्य साम्राज्य थे। 9 बादल संप्रदाय अमर खंडहर सभ्यता के 3 महान संप्रदायों में से एक था और वर्तमान में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है। समकालीन संप्रदाय के गुरु होने के नाते यानलिन छद्म देवता की स्थिति कुछ अर्थों में अमर खंडहर सभ्यता के नेता के करीब थी। हाँ, ये वही है, डोनफांग जी ने आगे कहा। उसके स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वी दानव देवता ने उनके साथ एक सच्चे भगवान के उपकरण का व्यापार किया। सच्चे भगवान के उपकरण वे नश्वर क्षेत्र में अत्यधिक दुर्लभ हैं, इसलिए वे व्यापार के लिए सहमत हुए। ली युआन और फैंग हाई दोनों ने समझ में सिर हिलाया। दोनों के क्षितिज साधारण नहीं थे। एक छद्म देव कलाकृति का मूल्य 1 दर्जन से लेकर 1000 फैंगशेन क्रिस्टल तक था। लेकिन एक सच्चा ईश्वरीय यंत्र, यहाँ तक कि सबसे सामान्य प्रकार का भी, दिव्य क्षेत्र में 1 लाख दिव्य क्रिस्टलों से अधिक मूल्यवान होगा। नश्वर क्षेत्र में इसे प्राप्त करना और भी कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश सच्चे देवता सच्चे देव यंत्र बनाने में असमर्थ थे।
नश्वर क्षेत्र में सच्चे ईश्वरीय यंत्रों को अधिकतर दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा ही नीचे उतारा गया था जब वे अवतरित हुए थे। इस बार की तरह 7 सितारा सभ्यता ने असंख्य दानव सभ्यता के कई सौ देवताओं को मार डाला था। 8 दिशाओं के अग्नि क्षेत्र सरणी को छोड़कर अन्य सभी लाभों का संयुक्त मूल्य लगभग 10,000 दिव्य क्रिस्टल से अधिक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार हर सभ्यता 7 सितारा सभ्यता जितनी असाधारण नहीं थी, जो प्रत्येक देवता को कई दिव्य कलाकृतियों से सुसज्जित करने में सक्षम थी। असंख्य दानव सभ्यता के प्रारंभिक स्तर के अधिकांश देवताओं के पास कोई दिव्य कलाकृति भी नहीं थी, और संपूर्ण 8 दिशा अग्नि क्षेत्र व्यूह रचना, इसका उच्च मूल्य ली युआन के अनुमान के अनुसार हजारों दिव्य क्रिस्टल के बराबर हो सकता है, जो कि सबसे साधारण सच्चे देव यंत्र के करीब है। बकवास। असंख्य दानव सभ्यता ने केवल एक सच्चा भगवान यंत्र बनाया है। भले ही उनके पास एक हो, मुझे संदेह है कि अधिकतम 1 या 2 टुकड़े, या यहाँ तक कि बिल्कुल भी नहीं। क्या वे इसे 8 दिशाओं के अग्नि क्षेत्र सरणी के लिए व्यापार करने के लिए तैयार होंगे? फैंग हाई ने अपना सिर हिलाया। शिक्षक यान लिन के शब्द विश्वसनीय नहीं हैं। वास्तव में वे विश्वसनीय नहीं हैं, ली युआन ने सहमति जताई। यदि मूल शक्ति युद्ध व्यूह को एक बड़े व्यूह में संयोजित किया जाए तो ये छद्म देवता की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा देता है, लेकिन संरचनाओं की शक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए 8 दिशा अग्नि क्षेत्र व्यूह सीमा विशेषज्ञ स्तर पर छद्म देवता को बहुत कम सहायता प्रदान करता है, जबकि एक सच्चे ईश्वरीय यंत्र के लिए यह ऐसी चीज है जिसकी सच्चे देवताओं को भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। डोनफेंग जी ने कहा, वह यान लिन छद्म देवता माफी मांगने आया है और माफी के उपहार के रूप में 10 दिव्य कलाकृतियां देने को तैयार है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष गैर आक्रामकता के अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। क्या आप सहमत होना चाहते हैं? डोनफेंग जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं जल्द ही चला जाऊंगा और भविष्य में आप ही उनसे निपटेंगे। मुझे लगता है कि यह स्वीकार्य है, फेंग हाई ने कहा। हमारी 7 सितारा सभ्यता की नींव पर्याप्त गहरी नहीं है, हमें अभी भी मजबूत होने की जरूरत है। तुम्हारे बारे में क्या, ली युआन? डोनफेंग जी ने ली युआन की ओर देखा। गठबंधन के शासक, ली युआन बोला, मैं भी नहीं चाहता कि हमारी सभ्यता और अधिक दुर्जय शत्रु बनाए। लेकिन गठबंधन के शासक, आप जानते हैं कि मुझे सच्चे ईश्वर की विरासत मिली है, और उस सच्चे ईश्वर के शत्रुओं में चियान दिव्य प्राणी जैसे दिव्य व्यक्ति और यहाँ तक कि अमर खंडहर सभ्यता वंश से बड़ी संख्या में देवता भी शामिल हैं। मैंने बदला लेने के लिए कानूनी शपथ ली है। ली युआन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर भी सच्चाई उजागर कर दी। मोतियाबिन से आखिर पाना चाहते हैं क्या, वो भी सिर्फ 10 दिन में? पति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए महिला ने बताया आसान उपाय। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे चियान दिव्य सत्ता की जांच करने को कहा, तो यह मामला है। फैंग हाई को अचानक समझ आ गया। डोनफेंग जी ने कहा, कानून की शपथ निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए, लेकिन हजारों साल पहले के युद्ध के कारण वे छद्म देवता शायद बहुत पहले ही मर चुके हैं। उस समय के सच्चे देवता संभवतः पहले ही दिव्य क्षेत्र की ओर चले गए हैं। क्या आपकी कानूनी शपथ के अनुसार आपको अमर खंडहर सभ्यता का विनाश करना होगा? डोनफेंग जी ने पूछा। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में कानूनी शपथ में ली युआन को कुछ भी करने की विशेष आवश्यकता नहीं थी, और गुयू ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। अमर खंडहर सभ्यता का विनाश। अमर खंडहर सभ्यता के प्रति ली युआन के मन में वैसी नफरत नहीं थी जैसी उसने असंख्य दानव सभ्यता के प्रति रखी थी, और उसका अन्य सभ्यता के असंख्य साधारण लोगों को इसमें शामिल करने का कोई इरादा नहीं था। तो फिर यह कोई समस्या नहीं है। अभी के लिए उनकी शर्तों पर सहमत हो जाओ, डोनफेंग जी ने उदासीनता से कहा। यदि भविष्य में आप अमर खंडहर सभ्यता के देवताओं के साथ सौदा करना चाहते हैं, तो समझौते को फाड़ने में बहुत देर नहीं होगी। इस दुनिया में कोई भी संधि अपरिवर्तनीय नहीं है। ली युआन खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक सका। ये सब वैसा ही होगा जैसा गठबंधन का मुखिया तय करेगा। ये छोटी मोटी बातें हैं, तुम्हारा खुद मजबूत बनना सबसे महत्वपूर्ण है। डोनफेंग जी ने विषय बदला। वैसे ली युआन, वे 20 अर्ध दिव्य कठपुतलियां, एक बार जब तुम अर्ध दिव्य की ओर बढ़ जाते हो, या 9 पत्तियों वाले 9 पहाड़ों की ओर बढ़ जाते हो, तो उन्हें स्वर्गीय समुद्री सितारा और नीले सितारे पर ही बने रहना चाहिए, क्योंकि वे सभ्यता की रक्षा करने वाली ताकतें हैं और उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। समझ गया, ली युआन ने सिर हिलाया। युद्ध के बाद ली युआन ने स्टार टेक्निक वर्ल्ड, दिव्य कलाकृति कक्ष, असंख्य देवताओं की विरासत गुफा और अन्य जैसे खजाने फैक्सिंग में छोड़ दिए। इसके अलावा महान युद्ध के अंत के बाद से काफी समय बीत चुका है, और मैंने पहले ही युन लाओ से योग्यता की गणना करने के लिए कहा है। डोनफेंग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके द्वारा किए गए योगदान महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको 100 मिलियन 7 स्टार पॉइंट दिए जाएंगे। डोनफेंग जी ने कहा, मैं इन अंकों के बदले संबंधित दिव्य क्रिस्टल दूंगा और तुम्हें दे दूंगा। 100 मिलियन 7 सितारा अंक 1000 दिव्य क्रिस्टल के बराबर हैं। 1000 दिव्य क्रिस्टल, ली युआन ने कहा। गठबंधन के मुखिया, क्या ये ज्यादा नहीं है? मैंने बड़ी संख्या में उड़ती हुई स्वर्ग एलियन जाति को मार डाला है, और लाभ काफी बड़ा है। उनमें से अधिकांश मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं,
और मैं उन सभी को 7 स्टॉर्स ट्रेजरी में जमा करने के बारे में सोच रहा था। ज़्यादा नहीं, इस युद्ध के बाद उन सैकड़ों अर्ध देवताओं को मारकर बहुत लाभ हुआ है। 7 सितारों के खजाने में बहुत बड़ा अधिशेष है। फेंग हाई ने एक तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक आपने मारे गए कई फ्लाइंग हेवन एलियन रेस के सदस्यों का सवाल है, आपके द्वारा प्राप्त किए गए खजाने को भी 7 सितारों के खजाने में बेचा जा सकता है। मैं आपके लिए कुछ इसी तरह के खजाने का आदान प्रदान करूंगा। वास्तव में शिक्षक ये सब 9 पत्तियों की दुनिया में आपके प्रवेश की तैयारी में कर रहे हैं। फेंग हाई ने गंभीरता से कहा, क्या आपको 9 पत्तियों वाली दुनिया में दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता है? ली युआन ने हैरान होकर पूछा। 9 पत्तियों वाला विश्व विश्वसनीय रूप से रहस्यमय था और ली युआन को इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। एक बार जब आप अर्ध दिव्य बन जाते हैं तो आपको कई 9 परतों वाली स्टार तकनीकों की खेती करनी होगी। डोनफेंग जी ने उदासीनता से कहा, उस समय आपको बड़ी संख्या में विदेशी खजानों की आवश्यकता होगी। इसलिए आपको अभी से अधिक दिव्य क्रिस्टल तैयार करने चाहिए और आप स्वाभाविक रूप से बाद में समझ जाएंगे। ... हाँ, ली युआन ने मौखिक रूप से उत्तर दिया, उसका मन विचारमग्न था। एलायंस हाईरॉक और राष्ट्रपति के इरादों को सुनना। 9 पत्तियों की दुनिया में जब तक आपके पास दिव्य क्रिस्टल हैं, क्या आप उन्हें बड़ी संख्या में खजाने के लिए बदल सकते हैं? अल्पविराम। कुछ ही समय में ली युआन फेक्सिंग पहुंचा और इस महान युद्ध से प्राप्त सभी खजाने, जिनकी उसे आवश्यकता नहीं थी, को 7 सितारों के खजाने में रख दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें हजारों की संख्या में फ्लाइंग हेवन एलियन रेस के सदस्यों द्वारा छोड़े गए खजाने शामिल थे, जिन्हें उसने और लियू बिंग ने मार डाला था। साथ ही फैक्सिंग की लड़ाई में मारे गए अर्ध दिव्य शक्तियां भी शामिल थीं। अंत में 1000 दिव्य क्रिस्टल के इनाम के साथ ली युआन ने लगभग 1600 फांगशेन क्रिस्टल एकत्र किए। अपने स्वयं के दिव्य क्रिस्टलों सहित ली युआन की संपत्ति भी आश्चर्यजनक रूप से 1800 फैंगशेन क्रिस्टल तक पहुंच गई। इस बार इसमें 9 ड्रैगन्स जुबान कवच, 1000 हॉट लोड्स प्लेटफॉर्म और नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल जैसे खजाने शामिल नहीं थे। धन के मामले में दिव्य क्षेत्र में स्थित प्राचीन दिव्य महल को छोड़कर मैं कई छद्म देव शक्तियों के करीब हो सकता हूं, ली युआन ने मन ही मन सोचा। दिव्य क्षेत्र में प्रारंभिक और मध्य श्रेणी के अर्ध दिव्य शक्तिशाली लोगों के पास आमतौर पर 10 से लेकर कई दर्जन फैंगशेन क्रिस्टल तक की संपत्ति होती थी। अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञों के पास आमतौर पर 100 फैंगशेन क्रिस्टल से अधिक धन होता है। आखिरकार शक्तिशाली लोग अधिक कमाते हैं, लेकिन हथियारों, स्टार तकनीक साधना और अन्य साधना सहायता पर उनका खर्च भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए, ली युआन ने इस स्थिति तक पहुंचने के लिए खेती में कितने संसाधनों का उपयोग किया होगा? स्वर्गीय पवन का स्रोत ही सच्चे देवताओं के लिए भी एक बहुमूल्य अवशेष माना जाता था, और छद्म देवता के प्रारंभिक पद पर स्थित शक्तिशाली लोगों के लिए थोड़ा सा संचय करने से आमतौर पर उनकी संपत्ति हजारों फैंगशेन क्रिस्टलों तक पहुंच जाती थी। अल्पविराम। दिन प्रतिदिन डोनफेंग जी ने कोई और कदम नहीं उठाया, जिससे असंख्य दानव सभ्यता के 3 दिव्य प्राणियों को बहुत राहत मिली, लेकिन उन्होंने अभी भी दानव पर्वत तारे की रक्षा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डोनफांग जी के देवत्व प्राप्त करने की खबर न सुनने के कारण वे एक दिन भी आराम करने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि एक क्षण की लापरवाही से डोनफेंग जी को दानव सभ्यता में घुसने और देवत्व तक पहुंचने देना उनके लिए विनाश का कारण बन सकता था। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि डोनफांग जी नश्वर क्षेत्र में देवत्व तक नहीं पहुंचेंगे। ... डोनफेंग जी के आसन प्रस्थान के बारे में केवल 7 सितारा सभ्यता के कुछ मुख्य सदस्यों को ही पता था। फिर भी इस युद्ध के बाद संपूर्ण सप्त सितारा सभ्यता पूरी तरह से स्थिर हो गई और कोई बड़ी उथल पुथल नहीं हुई। ली युआन ने भी ब्लू स्टार पर गंभीरतापूर्वक काम जारी रखा। उसकी मूल शक्ति की साधना अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए ली युआन ने अपना सारा समय सीमा बादल भाला तकनीक पर विचार करने में बिताया। भाला तकनीक को मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करते हुए उन्होंने पृथ्वी और वायु के नियमों पर विचार किया। केवल जैसे ही दोनों मार्ग कानून की दहलीज में प्रवेश कर गए, असंख्य सितारों का मानचित्र और 1000 भ्रम निर्माण मानचित्र ने उनके ज्ञानोदय में कम और कम सहायता प्रदान की। कभी कभी ली युआन असंख्य देवताओं की विरासत गुफा में मार्शल भगवान की विरासत प्राप्त करने के लिए फेक्सिंग जाता था। यह एक विशेषाधिकार था जो 7 सितारा सभ्यता के प्रत्येक अर्ध देवता के साथ साथ उनके पास भी था। मार्शल गॉड इनहेरिटेंस मूलतः दिव्य मार्क इनहेरिटेंस था। ये डोनफांग जी की दफन अमर प्राचीन भूमि में प्रमुख उपलब्धि थी, जो पूरी सभ्यता में विशेषज्ञों के विकास के लिए लाभदायक थी। मोतियाबिंद से आखिर पाना चाहते हैं क्या, वो भी सिर्फ 10 दिन में? पति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए महिला ने बताया आसान उपाय। असंख्य देवताओं की विरासत गुफा ने 7 सितारा सभ्यता के भीतर इतने सारे अर्ध देवताओं के तेजी से जन्म में एक अपरिहार्य भूमिका निभाई। मार्शल गॉड इनहेरिटेंस अर्ध देवताओं के लिए बहुत प्रभावी नहीं था, क्योंकि इस तरह की दिव्य चिन्ह विरासत केवल देवता से आंशिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करती थी, लेकिन ली युआन के लिए प्रभाव अभी भी काफी अच्छे थे।
आखिरकार पृथ्वी और वायु के संबंध में उनकी विधि समझ अभी भी 7वें चरण के प्रारंभिक स्तर पर थी, जो कि छद्म देवता स्तर से बहुत दूर था। और जहां ली युआन ने सचमुच तेजी से प्रगति की वह था अंतरिक्ष का क्षेत्र। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के ऊपर, शून्य के भीतर, स्वूश स्वूश स्वूश, दर्जनों प्रेत आकृतियां एक दूसरे को भयावह गति से पार कर रही थीं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि इनमें से अधिकांश आकृतियां एक जैसी दिख रही थीं, जिनके बाल छोटे काले थे, जबकि एक अन्य आकृति उड़ते हुए सांप जैसी दिख रही थी। काले बालों वाली इन दर्जनों आकृतियों ने लगातार उड़ते हुए सर्प को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार टिमटिमा रहा था। उसका आकार धुंधला हो रहा था और उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तीव्र थी, जो बार बार घेरे से बाहर निकल रही थी। ये ली युआन और लियू बिंग के बीच मुकाबला था। थोड़ी देर बाद व्यक्ति और जानवर रुक गए। बड़े भाई, आपकी चाल ढाल की तकनीक इतनी तेजी से कैसे सुधर गई? लियू बिंग ने आश्चर्य से कहा, अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और आपका प्रेत शरीर और भी मायावी हो गया है। मैं अभी अभी पकड़ा ही गया था। भले ही ये केवल 7वीं परत वाली स्टार तकनीक है, लेकिन मुझे ये 9 परत वाली स्टार तकनीक से कम नहीं लगती। लियू बिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। ली युआन मुस्कुराए बिना न रह सका। 9 शैडोज क्लोन केवल 7वीं परत की स्टार तकनीक थी, लेकिन अनिवार्य रूप से स्टार तकनीक भी एक गुप्त तकनीक थी, जो शक्ति के एक अंश को 10 गुना बढ़ाने में सक्षम थी। उन्होंने पवन कानून और अंतरिक्ष के रहस्यों की अपनी सारी समझ को इसमें एकीकृत कर दिया था, जिससे इस तारा तकनीक की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। इस बारे में सोच रहा हूँ। ली युआन ने दिव्य महल पैनल पर एक अनुभाग पर नजर डाली। कौशल क्षेत्र, पृथ्वी का नियम 7वें चरण की प्रारंभिक रैंक, पवन नियम 7वें चरण की प्रारंभिक रैंक, अंतरिक्ष के रहस्य 7वें चरण में 36%, पानी के रहस्य 5वें चरण में 99%, लकड़ी के रहस्य 5वें चरण में 99%, धातु के रहस्य 68%, आग के रहस्य 5वें चरण में 71%। जैसे जैसे अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में उनकी समझ बेहतर होती गई। पिछले 2 वर्षों में ली युआन ने अनजाने में ही जल के रहस्य, लकड़ी के रहस्य और अन्य रहस्यों में महत्वपूर्ण प्रगति कर ली थी। एक कानून हजारों को जन्म देता है। स्पष्टतः, चूंकि अंतरिक्ष के महान दाव का नियम सभी नियमों का स्रोत है, यह अदृश्य रूप से अनेक मूल नियमों को प्रभावित करता है। मैंने तेजी से प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी आपकी तुलना में कम है। अभी युद्ध में मैंने अपनी चाल तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया, फिर भी मैं आप तक नहीं पहुंच सका। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, 7वें चरण की उच्च श्रेणी की पवन रहस्य 9 परत वाली सितारा तकनीक के साथ मिलकर वास्तव में दुर्जेय है। आधा साल पहले लियू बिंग पहले ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुकी थी और पवन कानून में 7वें चरण के उच्च रैंक तक पहुंच गई थी, और उसकी कानून समझ लगभग अर्ध दिव्य सीमा विशेषज्ञ के बराबर थी, जिससे स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई। विशेषकर चालन तकनीक में गति के मामले में वह हमेशा से मजबूत रही थी, लेकिन अब ये और भी अधिक बढ़ गई थी। बड़े भाई, चाल ढाल की तकनीक में गति हमेशा से मेरा सबसे मजबूत पहलू रही है। लियू बिंग ने भावुक होकर कहा, इसके अलावा हमारे पिछले अभ्यास सत्र में मुझे लगा कि आपकी भाला तकनीक लगातार शक्तिशाली होती जा रही है। शायद आप किसी भी समय सफलता प्राप्त कर लेंगे। एक बार जब आप सफल हो गए बड़े भाई, तो आपकी भाला तकनीक की गहनता छद्म देव स्तर के बराबर होगी। लियू बिंग की आंखें चमक उठीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली युआन हंसा। छद्म देव स्तर की भाला तकनीक। वह बाउंड्री क्लाउड स्पीयर का अध्ययन कर रहे थे और वास्तव में उन्होंने पिछले 2 वर्षों में प्रगति की थी, लेकिन चौथे रूप को समझने में अभी भी काफी अंतर था। संचय पर्याप्त नहीं था। ली युआन के अपने अनुमान के अनुसार अंतरिक्ष के रहस्यों के अलावा सीमा बादल भाले के चौथे रूप को समझने का मौका पाने के लिए उसे 7वें चरण के मध्यवर्ती रैंक तक पहुंचने के लिए संभवतः पृथ्वी के कानून और पवन कानून दोनों की आवश्यकता होगी। बड़े भाई, हम 9 पत्तों वाली दुनिया में कब जा रहे हैं? लियू बिंग की आंखों में लालसा की एक झलक दिखाई दी। वह ली युआन के साथ रहकर बहुत खुश थी, लेकिन इतने लंबे समय तक उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में रहने के कारण अपने स्वयं के प्रयासों और स्वर्गीय सांक हॉल के कई खजानों पर भरोसा करते हुए उसकी कानून समझ और स्टार मेरिडियन में काफी सुधार हुआ था। लियू बिंग ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था। आखिरकार दिव्य पशु रक्त वंश होने के बावजूद यदि वह अर्ध दिव्य तक नहीं पहुंच पाती, तो पूर्णता के 7 चरणों या यहाँ तक कि विधि बोध में 8वें स्तर को प्राप्त करना भी अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाएगा। क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, आत्मा उतनी ही मजबूत होगी तथा व्यक्ति उतनी ही तेजी से स्वाभाविक रूप से नियमों को समझ सकेगा। परसों, ली युआन ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। परसों, लियू बिंग चौंक गया। इतनी जल्दी? हाँ, ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे अभी खबर मिली है कि एलायंस हाई रॉक कल चले जाएंगे। आधे महीने पहले जब गुयू और कियू बिंगजुन ने डार्क स्टार डिवाइन स्पीयर को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया और ली युआन को सौंप दिया, तब से वह 9 पत्तियों वाली दुनिया की ओर जाने का विचार मन में रख रहा था।
लेकिन उस समय डोंगफेंग जी के प्रस्थान का समय करीब आ रहा था, इसलिए ली युआन ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और आज उसे अंततः फेंग हाई का संदेश प्राप्त हुआ। चलो पहले खाना खाने के लिए घर चलें, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। खाने के बाद हम फेक्सिंग जाएंगे। पिछले 2 वर्षों में ली युआन ने अपना अधिकांश समय कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में बिताया था। साधना के अलावा ली युआन हमेशा अपना समय अपने परिवार के साथ बिताते थे। आत्मा की इस शांति ने बदले में ली युआन की प्रगति को और भी तेजी से बढ़ाया। अल्पविराम। अगले दिन फैक्सिंग से लगभग 1000 किलोमीटर दूर शून्य में, जो अंतरिक्ष का हिस्सा था और जिसमें हवा नहीं थी, यहाँ से नीचे नीले नीले ग्रह को देखा जा सकता था। यहाँ तक कि एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा भी इस स्थान तक नहीं पहुँच सकता। इसके लिए छद्म देवता स्तर पर होना आवश्यक था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित इवांका ट्रंप का कातिलाना फिगर देखने लायक है। डोनाल्ड ट्रंप का मेकअप रहित चेहरा अनदेखा नहीं किया जा सकता। अंतहीन अंधेरे शून्य में केवल ली युआन, फेंग हाई और लैंड सेमी डिवाइन ही उसे विदा करने के लिए वहां मौजूद थे। डोंगफेंग जी ने कहा, ली युआन, यदि आपको कभी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिले तो अराजकता दिव्य न्यायालय में जाने का प्रयास करें। अराजकता दैवीय न्यायालय। ली युआन का दिल धड़क उठा। गठबंधन पदानुक्रम, क्या आप अराजकता दैवीय न्यायालय जा रहे हैं? कियू बिंगजुन की जानकारी के अनुसार अराजकता दैवीय न्यायालय दैवीय क्षेत्र में शीर्ष 3 महाशक्तियों में से एक था। संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, डोंगफेंग जी ने उदासीनता से कहा, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है, कौन निश्चित रूप से कह सकता है। बस काफी है, चलो यहीं रुकें। मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो कहने की जरूरत थी। सभ्यता अब आपके हाथों में है और मुझे उम्मीद है कि हम सभी को फिर से मिलने का मौका मिलेगा। डोंगफेंग, अपनी यात्रा पर ध्यान रखना। लैंड सेमी डिवाइन ने सिर झुकाया। ली युआन ने भी सम्मान में सिर झुकाया। गुरुजी, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप एक सच्चे भगवान या यहाँ तक कि एक स्वर्गीय दिव्य बन जाएंगे, फेंग हाई ने कहा। जब वह समय आए तो जल्दी वापस आ जाना। हा, मूर्ख बच्चे, डोंगफेंग जी ने अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाया। अचानक उसके पीछे की जगह खुल गई और एक मार्ग बन गया। मार्ग रंगीन रोशनी से भरा हुआ था। वूश! डोंगफेंग जी ने गलियारे में कदम रखा और उसके तुरंत बाद रास्ता भर गया और शून्य सामान्य हो गया। शिक्षक का आत्मा दीपक बुझ गया है, फेंग हाई ने उदास होकर कहा। शिक्षक अब नश्वर क्षेत्र छोड़ चुके हैं। इस विदाई में कौन जानता है कि हम फिर कब मिलेंगे। डोंगफेंग जी चले गए थे और ली युआन, फेंग हाई और लैंड सेमी डिवाइन के अलावा किसी और को अस्थायी रूप से इसकी जानकारी नहीं थी। यद्यपि हाल ही में हुए महायुद्ध ने असंख्य दानव सभ्यता को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और विभिन्न सभ्यताओं के साहस को ठंडा कर दिया था, लेकिन सब सितारा सभ्यता के लिए शीघ्र ही एक और आक्रमण का सामना करना लगभग असंभव था। लेकिन सतर्क रहना हमेशा बेहतर था। और हालांकि डोंगफेंग जी का आत्मा दीपक बुझ गया था, आत्मा दीपक का स्थान केवल फेंग हाई और लैंड सेमी डिवाइन द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसके अलावा ये अनसेमी डिवाइन की अच्छी स्थिति के साथ एक बार सभ्यता के भीतर अन्य सेमी डिवाइन ने उसे देखा तो उन्हें पता चल जाएगा कि डोंगफेंग जी जीवित है और निकट भविष्य में उनके लिए संदिग्ध होने की संभावना नहीं होगी। फैक्सिंग से आगे बाह्य अंतरिक्ष से लौटते हुए, कल जा रहे हो? ली युआन की बात सुनकर लैंड सेमी डिवाइन दंग रह गया। इतनी जल्दी? क्या तुम सभ्यता के भीतर कुछ और समय तक साधना नहीं करोगे? उड़ते स्वर्ग क्षेत्र में मैं पहले ही काफी समय तक रह चुका हूं और अपनी साधना जारी रखने से मेरी शक्ति में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा और साधना की गति केवल धीमी हो जाएगी, यहां तक कि एक अड़चन तक पहुंचने तक, ली युआन ने कहा। 9 पत्तों की दुनिया में शायद वे चीजें हैं जिनकी मैं तलाश कर रहा हूं। ये ली युआन की ईमानदार राय थी। उनका लक्ष्य तीसरी श्रेणी का 9 सितारा पल्स था, जिसके लिए कई मामलों में अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं थीं, जैसे कानून की समझ और आत्मा की इच्छा। भले ही ली युआन के पास माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस था, लेकिन आध्यात्मिक जागृति को 100% की अधिकतम सीमा तक पहुंचाने के लिए आत्मा क्षेत्र को पहले छद्म ईश्वर स्तर के 50वें स्तर तक या उससे भी अधिक तक पहुंचना होगा। विजुअलाइजेशन विधि, बाहरी परीक्षणों और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से विकास के अलावा आत्मा की इच्छा का परिवर्तन भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। जहां तक बाहरी वस्तुओं का प्रश्न है, 7 सितारा सभ्यता बहुत छोटी थी। ली युआन के लिए 9 परत सितारा तकनीक, असंख्य छाया शून्यता की खेती करने के लिए आवश्यक खजाने बस अप्राप्य थे। इसके अलावा सभ्यता के भीतर लगभग अजेय होने के कारण उन्हें लगभग किसी भी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। यदि वह विमान को छोड़कर स्टाररी स्काई स्पेस रिफ्ट में प्रवेश करता तो बेहतर होता कि वह सीधे 9 लीव्स वर्ल्ड में चला जाता। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, फेंग हाई ने मुस्कुराते हुए कहा। 9 पत्तों वाली दुनिया में कई खतरे हैं और तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए वहां जाने की हिम्मत न करना वास्तव में अजीब होगा। फेंग हाई ने ली युआन को बड़े होते हुए देखा था।
दुनिया के भीतर दुनिया के खजाने की लड़ाई, मिंगजू स्टार दायरे में लड़ाई, दूसरे स्तर के स्टार दायरे को साफ करना, दूसरे रैंक के 8 स्टार नसों को जागृत करना, लेंटी स्टार में संकट और वानमो द्वारा हाल ही में संपन्न आक्रमण। फेंग हाई अच्छी तरह से जानता था कि ली युआन भावुक और वफादार था। हालांकि अपनी हड्डियों के भीतर ली युआन ने भी अथक रूप से साधना की सीमाओं का पीछा किया। अन्यथा वह अर्ध दिव्य स्तर की आत्मा को प्राप्त करने के लिए हताश संघर्ष नहीं करता और फिर 8 सितारा नसों को जागृत करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता। 9 पत्तियों वाली दुनिया में अपार अवसर मौजूद थे। 9 पत्ते, 9 पर्वत, इसमें बहुत बड़े संकट हैं, साथ ही हमारी 7 सितारा सभ्यता के लिए भी संकट है, फेंग हाई ने कहा। गुरुजी, आप जाने की इतनी जल्दी में हैं, ये वास्तव में दफन अमर प्राचीन डोमेन के बारे में उस छोटी सी सच्चाई से संबंधित है जिसे आप समझ गए हैं। फेंग हाई ने डोनफेंग जी से अकेले में बात की थी और उसे अन्य लोगों की तुलना में दफन अमर प्राचीन डोमेन की गहरी समझ थी। सच, लैंड सेमी डिवाइन चौंका। एक कहावत है जो आप कहा करते थे, फेंग हाई ने आगे कहा, छद्म देवता बनना या यहाँ तक कि एक सच्चा भगवान बनना हमारी 7 सितारा सभ्यता को स्थिर कर सकता है, लेकिन दफन अमर प्राचीन डोमेन के संकट को स्थायी रूप से हल नहीं कर सकता है। ली युआन ने सिर हिलाया। ये गहरी खुदाई ही वह कारण था जिसके कारण उसने हमेशा स्टार वेन्स की सीमाओं का पीछा किया था। यदि उन्हें 9 सितारा शिराओं और 10 सितारा शिराओं के अस्तित्व के बारे में पता नहीं होता तो यह एक अलग कहानी होती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन उन्हें जानते हुए भी वह अपना पूरा प्रयास करता। गुरुजी, ये वही समझ है, फेंग हाई ने कहा। उसने सभ्यता के लिए पर्याप्त आकस्मिकताएं और विकल्प छोड़े हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह गिर न जाए। अगर वह नश्वर क्षेत्र में रहता तो भविष्य में सच्चा भगवान बनना आसान होता, लेकिन स्वर्गीय देवता बनने की उम्मीद बहुत कम होती। ली युआन और लंग सेमी डिवाइन दोनों ने सिर हिलाया। स्वर्गीय दिव्य, संपूर्ण नश्वर जगत में 10,000 आयामी विमानों में अधिकांश लोगों ने एक सच्चे ईश्वर को जन्म लेते हुए भी नहीं देखा था। स्वर्गीय ईश्वर की तो बात ही छोड़िए। ली युआन, जो चीजें आप करना चाहते हैं शिक्षक भी वही करना चाहते हैं। फेंग हाई ने ली युआन को मुस्कुराते हुए देखा। शिक्षक भी एक स्वर्गीय देवता बनने की इच्छा रखते हैं और फिर एक दिन सभ्यता के छिपे हुए खतरों को पूरी तरह से हल करने की कोशिश करने के लिए वापस आते हैं। दूसरी बात, सभ्यताओं का उत्थान और पतन। हमारे ज्ञान के अनुसार पूरे नश्वर क्षेत्र में दर्ज सबसे पुरानी सभ्यता 10 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। फेंग हाई ने कहा, पुरानी सभ्यताएं या तो अन्य सभ्यताओं द्वारा नष्ट कर दी गईं या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। इस दुनिया में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो हमेशा बनी रहे। जैसे कि अब असंख्य दानव सभ्यता हमसे डरती है और अमर खंडहर सभ्यता हमारे साथ शांति बनाए रखने की उम्मीद करती है, इसलिए नहीं कि हमारे पास लगातार मजबूत व्यक्ति उभर रहे हैं। ये केवल शिक्षक, आप और मेरे कारण है, फेंग हाई ने कहा। विशेष रूप से शिक्षक और आप, जिनके पास इतनी मजबूत प्रतिभा है कि कोई भी सच्चा भगवान आपकी ओर ध्यान दे सकता है। हेडमास्टर, आप भी किसी से कम नहीं हैं, ली युआन ने तुरंत जवाब दिया। मैं अपने बारे में अच्छी तरह जानता हूं, मैं टीचर जितना अच्छा नहीं हूं और न ही आप जितना अच्छा हूं, फेंग हाई ने सोच समझकर कहा। लेकिन अगर हम भी हैं तो हम हमेशा के लिए नहीं जी सकते। एक सच्चा ईश्वर भी केवल 30,000 वर्षों तक जीवित रहता है। हमारी 7 सितारा सभ्यता, जिसमें केवल 7 जीवन ग्रह हैं, बहुत भाग्यशाली है कि उसने इतने कम समय में शिक्षक और आपको जन्म दिया है, फेंग हाई ने कहा। हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए और भी अधिक प्रयास करना चाहिए ताकि और अधिक लोग पैदा हो सके जो अर्ध देवता, छद्म देवता और साधारण प्रतिभाशाली बन सकें। यदि हमारी 7 सितारा सभ्यता में हजारों अर्धदेवता और कई छद्म देवता होते तो भी शिक्षक जैसे शीर्ष शक्तिशाली लोगों के बिना भी हमें आक्रमणों का कोई डर नहीं होता। ली युआन ने फेंग हाई का मतलब समझ लिया। इसी तरह की बातें डोनफेंग जी ने भी कही थीं। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। एक सभ्यता की ताकत थोड़े समय के लिए एक व्यक्ति पर निर्भर हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। स्वर्गीय दिव्य केवल 3 लाख वर्षों तक जीवित रह सके। अमर खंडहर सभ्यता 1 लाख वर्षों तक नश्वर क्षेत्र में खड़ी रही, जो पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तियों के उद्भव पर निर्भर थी। शक्तिशाली देशों के उदय के लिए उपजाऊ भूमि के साथ साथ महत्वपूर्ण जनसंख्या आधार की भी आवश्यकता थी। एक सच्चा ईश्वर बनने से आयामी विकास शुरू हो सकता है, जिससे आयाम के भीतर जीवन ग्रहों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। फेंग हाई ने कहा, यदि हम दसियों हजार वर्षों के भीतर स्वर्गीय देवता बन जाते हैं तो हमारे आयाम के लिए कई विकासवादी घटनाओं को ट्रिगर करना संभव होगा, जिससे हमारे आयाम के जीवन ग्रहों की संख्या अमर खंडहर सभ्यता से अधिक हो जाएगी। तब तक पूरी सभ्यता के पास पीढ़ी दर पीढ़ी सच्चे देवताओं को जन्म देने के लिए एक ठोस आधार होगा। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। नश्वर क्षेत्र में यदि किसी सभ्यता में लगातार छद्म ईश्वर निवास करता है तो शायद ही कोई आक्रमण करेगा, और यदि एक सच्चा ईश्वर हमेशा मौजूद रहे तो ये पूर्ण प्रभुत्व होगा। डोनफेंग गठबंधन नेता पहले ही आगे बढ़ चुका है।
मैं पीछे नहीं रह सकता हेडमास्टर, मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह प्रधान योद्धा था, ली युआन को पहले से ही यह एहसास था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आकाश को लंबे लोगों का सहारा प्राप्त था और सप्त सितारा सभ्यता में वह वही लंबा व्यक्ति था। एक सभ्यता की ताकत और निरंतरता, दफन अमर प्राचीन डोमेन संकट को पूरी तरह से हल करने के लिए, अगर वह नहीं होता तो कौन आगे आता। डोनफैंग गठबंधन नेता वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन आम लोगों को अभी भी दो पैरों पर चलना पड़ता था। कोई केवल एक ही व्यक्ति पर कैसे निर्भर हो सकता है? यदि ऐसा हुआ तो गठबंधन नेता डोनफैंग के प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। ली युआन, अपनी ताकत के साथ 9 पत्तों वाली दुनिया की परीक्षाओं से गुजरना आसान है, लेकिन दफन अमर प्राचीन डोमेन में कई महान रहस्य हैं जिन्हें मैं, तुम्हारा शिक्षक, भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता, फैंग हाई ने कहा। किसी भी मामले में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। ली युआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। केवल जीने से ही व्यक्ति के पास अनंत संभावनाएं होती हैं। वूश, फैंग हाई ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में आग की रोशनी बिखेरता हुआ एक चमकीला प्राचीन दीपक दिखाई दिया। ली युआन, यह आत्मा का दीपक है। अपनी दिव्य भावना को बाती पर केंद्रित करें। आप 9 पत्तियों वाली दुनिया में जा रहे हैं और हमें ये जानना होगा कि आप जीवित हैं या मृत। ठीक है। ली युआन ने पहले भी एक बार सोल लैंप को परिष्कृत किया था और अभ्यास के साथ कार्य को तेजी से पूरा किया था। ली युआन को विदा करते हुए लैंड सेमी डिवाइन ने चिंतनशील टिप्पणी की, वह वास्तव में उत्साही और साहसी है। ली युआन को देखकर मुझे कभी कभी युवा डोनफैंग की याद आती है, जो बहादुरी से आगे बढ़ रहा है, ऊर्जा और लड़ाकू भावना से भरा हुआ है। लैंड, तुम बूढ़े नहीं हो, फैंग हाई ने मजाक में कहा। आप सभी की तुलना में मैं हूं, लैंड सेमी डिवाइन ने टिप्पणी की। लेकिन डोनफैंग के चले जाने और ली युआन के ज्यादा समय तक न रहने के कारण आपके लिए यहां रहना कठिन होगा। लैंड सेमी डिवाइन ने पहले ही डोनफैंग जी की व्यवस्था का अनुमान लगा लिया था। शिक्षक और ली युआन दोनों ही अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। दिव्य स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है, फैंग हाई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं अपनी सभ्यता के भीतर रहकर वास्तव में किसी खतरे में नहीं हूं। लैंड सेमी डिवाइन ने और कुछ नहीं कहा। कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करने या व्यापक ब्रह्मांड को देखने के अवसर को छोड़ देगा? फैक्सिंग नामक शहर में गुरुजी सांग कियू डेमिगॉड ने आदरपूर्वक कहा। लैंटी स्टार से उड़ान भरकर वह तारों भरे आकाश को पार करके फैक्सिंग लौट आई थी। ली युआन ने उसकी ओर देखा और कहा, अब से आप गठबंधन नेता के आदेशों का पालन करते हुए फैक्सिंग में स्थायी रूप से रहेंगी। जब तक कोई आपात स्थिति न हो, आप फैक्सिंग नहीं छोड़ेंगी, समझी? हाँ, सांग कियू डेमिगॉड ने उत्तर दिया। आत्मा नियंत्रण में कई कमियां हैं। सबसे बड़ी यह है कि स्वामी की मृत्यु के बाद नौकर पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए आत्मा नियंत्रित सेवकों को अक्सर प्रतिद्वंद्वी गुटों के भीतर गुप्त एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि उनके स्वामी की मृत्यु के मामले में भी नुकसान को कम से कम किया जा सके। यही कारण है कि उन नियंत्रित विदेशी जाति के अतिथि बुजुर्गों और अर्ध देवताओं को फैक्सिंग पर रखा गया है। 7 सितारा सभ्यता के मूल के रूप में ये किसी भी समय दमन करने में सक्षम सबसे दुर्जय सैन्य बल का दावा करता है। किंवदंती है, ली युआन ने मन ही मन सोचा, स्वर्गीय देवताओं के बीच दिव्य क्षेत्र में कुछ दुर्जय संस्थाएं जो महान दाव के कानून को पूरी तरह से समझती हैं, वे आत्मा नियंत्रण की एक आदर्श विधि बना सकती हैं। जब ये सेवक की आत्मा में गहराई से समा जाता है तो ये सुनिश्चित करता है कि वे अपने स्वामी के साथ जीवन और मृत्यु साझा करें। स्वामी मरता है, नौकर भी मरता है। ये पूर्ण नियंत्रण है। दुर्भाग्यवश स्वर्गीय देवताओं में भी बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि हर स्वर्गीय देवता आत्मा के रहस्यों में पारंगत नहीं होता। इस प्रकार ली युआन जो जानता था उसके अनुसार ईश्वरीय क्षेत्र में अनुयायी अधिक प्रचलित थे। शक्तिशाली प्राणी जो और भी महान लोगों का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा से बंधे होते थे, उन पर कुछ प्रतिबंध होते थे, लेकिन फिर भी वे मात्र सेवकों की तुलना में अधिक स्वीकार्य होते थे। ब्लू स्टार लौटने पर ली युआन के परिवार को, जो पहले से ही जिया देश के विभिन्न हिस्सों से कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में एकत्रित था, ये समाचार मिला। प्रच्छन्न साधना से गुजरना 5 साल या 10 साल। ली युआन के शब्दों को सुनकर भीड़ चर्चा करने से खुद को रोक नहीं सकी। 9 पत्तियां और 9 पर्वत एक रहस्य था जिसे उजागर नहीं किया जाना था। इस प्रकार ली युआन ने अपने परिवार को सही कारण नहीं बताया, केवल इतना बताया कि वह लंबे समय के लिए खुद को अलग थलग करने वाला था। डोनफेंग जी और फैंग हाई द्वारा छोड़े गए अनुभवों के अनुसार 9 पत्तियों वाली दुनिया में पहला कदम उठाने में आमतौर पर 1 या 2 साल लगते थे। इस दौरान बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहेगा। ली युआन ने स्वयं अनुमान लगाया कि भले ही उसकी ताकत पिछले गठबंधन नेता और प्रधानाध्यापक से कहीं अधिक है, फिर भी 10 साल पर्याप्त होंगे। क्या यह इतना लंबा चलने वाला है? चेन हुई ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या आप बीच में वापस नहीं आ सकते?
बड़े भाई संवाद भी नहीं कर सकते। ली कियान ने भी कहा, फेक्सिंग पर महान लड़ाई अभी समाप्त हुई है। इतनी विजयी लड़ाई के बाद क्या डोंगफेंग जी के लिए खुद को इतना परिश्रम करना आवश्यक है? ली युआन के परिवार के रूप में उनके पास सूचना के ऐसे चैनल थे जो अधिकांश उड़ते स्वर्ग योद्धाओं के लिए दुर्गम थे। फेक्सिंग पर हुए महान युद्ध के बारे में चेन हुई को स्वाभाविक रूप से काफी कुछ पता था। चाची, मुझे जाना होगा। ली युआन को अपने दिल में कुछ असहज महसूस हुआ, लेकिन डोंगफेंग जी के आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प और फैंग हाई के रुकने के फैसले को देखकर ली युआन के पास कोई हिचकिचाहट नहीं बची थी। ये कैसी बात है? ली चांगजोऊ ने गंभीरता से कहा, ली युआन अब हमारी सभ्यता के शीर्ष पायदानों में से एक है। वह केवल हमारे छोटे परिवार पर कैसे विचार कर सकता है? ये केवल 10 साल है। ली युआन, बिना किसी चिंता के जाओ। तुमने बहुत सारे खजाने, बहुत सारी उड़ती हुई स्वर्ग की कठपुतलियां छोड़ी हैं, और हम किसी भी समय कई देवताओं से संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ होने के कारण चिंता की कोई बात नहीं है। ली चांगजोऊ ने ली युआन को आश्वस्त किया, तुम्हारी शक्ति अपार है और मैं तुम्हारी साधना में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ। उन्होंने आगे कहा, हमारी सभ्यता के नेता के रूप में आपको एक नेता के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक बार जब आपने जिम्मेदारी लेने का फैसला कर लिया तो आप पीछे नहीं हट सकते। ली युआन ने सिर हिलाया। अपने चाचा की उपस्थिति में ली युआन को कभी भी अपने घर की चिंता नहीं हुई। ली चांगजोऊ ने शायद ही कभी ली युआन को परेशान किया हो। पिछले वर्षों के कई रिश्तेदारों और दोस्तों की तरह, हालांकि वे भी ली युआन के पास जाने की इच्छा रखते थे, सभी को ली चांगजोऊ ने रोक दिया। ... इसके बाद ली युआन ने जिया देश की राजधानी में बाईशान डेमिगॉड का दौरा किया और उन्होंने लंबे समय तक बातचीत की। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद 19 जून 2055 को 7 स्टॉर्स कैलेंडर के अनुसार ब्लू स्टार लीडर ली युआन ने फिर से ब्लू स्टार छोड़ दिया। वह जब वापस लौटेगा तो शायद 1 या 2 साल में, या शायद उससे भी अधिक समय में। फीक्सिंग, धधकती ज्वाला वाला शहर। जब से फ्लेम सिटी सेमी डिवाइन ने शहर का निर्माण किया था और इसे धधकती ज्वाला परिवार का गढ़ बनाया था, तब से यह स्थान स्वाभाविक रूप से लाभप्रद था, क्योंकि यह एक महान नदी के किनारे स्थित था। 1 शताब्दी के विकास के बाद शहर काफी समृद्ध हो गया था। हालांकि यह जियांग शहर जितना भव्य नहीं था, लेकिन 10 लाख के करीब आबादी के साथ इसे महानगर माना जा सकता था। एक अति विशाल इमारत के सबसे ऊंचे तल पर, जो दिखने में एक विशाल दिव्य पक्षी जैसा था, यहाँ से पूरे धधकते ज्वाला शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। क्या आप स्टार दायरे में जाने वाले हैं? लिन लान्युए, जो एक ज्वलंत लाल लबादा पहने हुए थी, ने ली युआन की कहानी सुनी। ली युआन ने सिर हिलाया। ये यात्रा कई सालों तक चल सकती है। पिछले कुछ सालों में लिन लान्यू ने इंटरमीडिएट रैंक ट्रू इंटेंट कॉम्प्रीहेंशन हासिल कर ली थी, जिससे वह 7 स्टार माउंटेन के सदस्यों में पहले स्तर पर पहुंच गई थी और उसे भविष्य में अर्धदिव्य बनने की उम्मीद रखने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना गया था। नतीजतन उसका दर्जा कुछ हद तक ऊंचा हो गया था। ली युआन स्वाभाविक रूप से उसके साथ अधिक जानकारी साझा करने में सक्षम था। बेशक 9 पत्तियां सितारा क्षेत्र और 9 पर्वत सितारा क्षेत्र रहस्य बने रहे। यहाँ तक कि 7 सितारा सभ्यता के भीतर भी कई लोग जो उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में पहुंच गए थे और 9 पत्तियों वाले सितारा क्षेत्र में चले गए थे, उन्होंने मार्ग को जाने बिना ही ऐसा किया था और उनका अनुरक्षण एक अर्धदेव द्वारा किया गया था। कई साल। क्या संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है? लिन लान्यू ने हैरान होकर पूछा। ली युआन ने सिर हिलाया। वह जगह कुछ हद तक दुनिया के भीतर एक दुनिया जैसी है, लेकिन यह शायद बहुत ज्यादा रहस्यमय है। एड्स बाय पब फ्यूचर, द ब्यूरियल अमर प्राचीन डोमेन, लिन लान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक देखकर लिन लान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मैं सच्चे फीनिक्स दिव्य का पंजीकृत शिष्य हूँ। उस समय जब मेरे गुरु ने प्राचीन मशाल दिव्य का अनुसरण करते हुए युद्ध किया था, तो ये दफन अमर प्राचीन डोमेन के लिए था। सभ्यता के भीतर उड़ते स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर मेरे अधिकार के साथ मुझे सभी तृतीय स्तर के स्टार क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, फिर भी कोई भी आपके द्वारा दिए गए विवरण के अनुरूप नहीं है। यदि आप स्टार दायरे में प्रवेश कर रहे हैं तो मुझसे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह पौराणिक दफन अमर प्राचीन क्षेत्र न हो, लिन लान्यू ने कहा। ली युआन अवाक रह गया। सच्चे फीनिक्स दिव्य होने के कारण लिन लान्यू का दृष्टिकोण कई देवताओं के बराबर था, जिससे उसे पूरी तरह से अंधेरे में रखना वास्तव में मुश्किल हो गया। ब्लेजिंग फ्लेम फैमिली में आपका क्या हाल है? ली युआन ने पूछा। जैसा कि ली युआन ने समझा, फीक्सिंग की महान लड़ाई के बाद और फ्लेम सिटी सेमी डिवाइन के पतन के साथ लिन लान्यू धधकती लॉ परिवार में वापस आ गई थी। इतना खराब भी नहीं, लिन लान्यू ने कहा। मेरे माता पिता मेरा बहुत समर्थन करते हैं और मैंने पहले ही कबीले के नेता का पदभार संभाल लिया है। पूर्वज के बिना परिवार के भीतर का माहौल चिंताजनक है।
हालांकि गठबंधन के पदानुक्रम ने व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवार के लिए मुआवजा तय किया है और उन्होंने हमारे परिवार की युवा पीढ़ी के कई लोगों को विशेष रूप से विकसित करने का वादा किया है, लेकिन पूर्वज के चले जाने का मतलब अभी भी परिवार की शक्ति में निश्चित रूप से कमी आना है, इसलिए कबीले के बुजुर्ग अब मुझे और भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। ये गिरावट अपरिहार्य थी। गठबंधन से प्राप्त मुआवजे ने एक सुरक्षा जाल सुनिश्चित किया, जिससे फ्लेम सिटी के अर्धदिव्य द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को लूटे जाने से बचाया जा सका। लेकिन किसी भी परिवार की वृद्धि और युवा सदस्यों के पालन पोषण में हमेशा अपार धन की आवश्यकता होती है। यदि कोई देवता जीवित होता तो वह परिवार को निरंतर कुछ न कुछ देता रहता। ठीक उसी तरह जब ली युआन मौजूद था, उसने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि उसके चाचा और चाची उड़ते स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंच सकें। लेकिन अगर ली युआन चला गया तो क्या होगा? 7 स्टार एलायंस के उच्च पद केवल ये सुनिश्चित करेंगे कि ली चांगजो और अन्य लोग शांति से अपना जीवन जी सकें। वास्तव में युद्ध से ठीक पहले पूर्वज ने कई चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मुझे विशेष रूप से ढूंढा था। पूर्वज ने कहा, आपकी प्रतिभा पूरे नश्वर क्षेत्र में सबसे बेहतरीन है, यहाँ तक कि अपने पूर्ववर्ती डोंगफेंग जी और एलायंस हाइरार्क फेंग हाई से भी बेहतर है। आप निश्चित रूप से भविष्य में दिव्य क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। मैं आपके चरित्र को जानता हूँ, साधना के शिखर पर पहुँचना हमेशा से आपका सपना रहा है, लिन लेन्यू ने आगे कहा। आप हमारी सभ्यता के उत्थान की जिम्मेदारी उठाते हैं और आप खुद को हार मानने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर हम वाकई साथ होते तो मैं शायद हमेशा बहुत अकेली रहती और हमेशा तुम्हारे जीवन और मौत के बारे में चिंतित रहती। लिन लान्यू ने अपना सिर हिलाया। ठीक वैसे ही जैसे मिंगजू स्टार दायरे की घटना के दौरान हुआ था जब तुम्हारी मौत की खबर आई थी। ठीक वैसे ही जैसे अब तुम दफन अमर प्राचीन क्षेत्र में साहसिक कार्य करने वाले हो। और यह कई सालों तक चलेगा। यदि आप दिव्य लोक में चले गए तो हो सकता है कि मुझे 100 वर्ष या 1000 वर्ष तक भी आपसे कोई समाचार न मिले और मेरा पूरा जीवन प्रतीक्षा करते हुए बीत जाए। और अगर आपने मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा तो यह न केवल आप पर बोझ होगा, बल्कि मैं अपने परिवार को भी पीछे छोड़ने का साहस नहीं कर पाऊंगी। लिन लान्यू ने अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में उस तरह नहीं जीना चाहता, लिन लान्यू ने धीरे से कहा। ली युआन, मुझे माफ़ कर दो। ली युआन ने अपना मुंह खोला लेकिन अंततः चुप हो गया, जवाब में कुछ भी कहने में असमर्थ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन लान्यू अचानक इतनी स्पष्ट बातचीत शुरू कर देगी। कुछ समय बाद, ठीक है, ली युआन ने हमेशा की तरह निर्णायक ढंग से घोषणा की। लान्यू, मैंने वास्तव में तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया था, उड़ते हुए स्वर्ग के दायरे में तुम्हारी सफलता की आशा करते हुए। फिर भी मैं अपनी तैयारियों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। वूश, ली युआन ने हवा में खाली जगह की ओर इशारा किया। उनके बीच से लड़ाकू कवच का एक सूट उभरा, जिसका कवच हल्के से लाल गुप्त रूनों से सुसज्जित था, जो उत्कृष्टता को प्रकट कर रहा था और अजीब उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। यह अग्नि प्रणाली अर्ध दिव्य कलाकृति का एक सेट था जो कम से कम 9 अर्ध दिव्य कलाकृतियों से बना था। ली युआन ने इसे 7 सितारों के खजाने से सावधानीपूर्वक चुना था। ये वास्तव में अर्ध दिव्य कलाकृतियों में से एक प्रीमियम था। उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में रहने वाले लोग, जब तक कि वे 9 परत वाली स्टार शिरा का विकास नहीं कर लेते, तब तक अधिकांश लोग दिव्य कलाकृतियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लिन लान्यू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ले लो, ली युआन ने सब कुछ सोच लिया था, उसे जाने दिया और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि तुमने कहा, हम अभी भी दोस्त हैं और दोस्तों के लिए उपहारों का आदान प्रदान करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, लिन लान्यू ने अब मना नहीं किया, युद्ध कवच के सेट को स्वीकार करने के लिए अपना हाथ हिलाया। लान्यू, तो मैं चला जाऊंगा, ली युआन ने कहा। अपना ख्याल रखना। जब तुम बाहर निकलो और अपना रास्ता बनाओ तो सबसे पहले जीवित रहना जरूरी है, लिन लान्यू ने कहा। आप भी। वूश, ली युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और शून्य कांपते हुए वह स्वर्ग और पृथ्वी के किनारे पर गायब हो गया। ये दृश्य देखकर लिन लान्यू की आंखों में आंसू थे जब वह खुद से बुदबुदा रही थी। ली युआन, जब आप मिंगजू स्टार दायरे में लड़ते और जूझते हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। जब आप दूसरे स्तर के स्टार दायरे से गुजरते हैं तब भी मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती। फेइचिंग की लड़ाई में आप सभ्यता के शिखर पर खड़े हैं, प्राचीन पूर्वजों से भी अधिक शक्तिशाली। आपके सामने आने वाले शत्रुओं में विदेशी सभ्यता के देवता और देवता शामिल हैं, फिर भी मैं अभी भी एक प्रधान योद्धा हूँ। एक बार मैंने सोचा था कि प्रयास से एक दिन मैं तुम्हारे करीब हो सकता हूँ और हम अपने माता पिता की तरह एक साथ हो सकते हैं। 7 स्टार माउंटेन में बिताए वर्षों ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि हम वास्तव में एक दूसरे के करीब थे। लेकिन सच्चाई ये साबित करती है कि हमारे बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। अब यह अंतर इतना बड़ा हो गया है कि इसे पाटना असंभव है, इस हद तक कि मुझे बराबरी करने की कोई उम्मीद नहीं दिखती, यहाँ तक कि करीब आने की भी नहीं। लिन लान्यू की आंखों के कोनों से आंसू बह निकले।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह ली युआन के साथ उसके साहसिक अभियानों में जाने को तैयार थी, यहाँ तक कि पौराणिक दिव्य क्षेत्र में भी। लेकिन लिन लान्यू को कुछ एहसास हो गया था। वह और ली युआन अलग अलग दुनिया में रहने के लिए किस्मत में थे। एक बोझ, भले ही मैं उसके पीछे पूरी तरह से चलूं, मैं केवल एक बाधा बनूंगी, इसलिए क्यों जोर दे रही हूं। लिन लान्यू ने कड़वाहट से सोचा, भले ही मैंने जोर दिया हो, सैकड़ों या हजारों साल बाद जब मेरा जीवन अपने अंत तक पहुंच जाएगा, जीवन स्तर में असमानता अभी भी जीवन और मृत्यु के माध्यम से अलगाव लाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैक्सिंग की लड़ाई के बाद वह इस समझ पर पहुंच गई थी, उसने स्वेच्छा से इस भावना को त्यागने का फैसला किया। आइए हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। शून्य में लियू बिंग और ली युआन तेजी से उड़ रहे थे। भाई, क्या तुम सच में हार मानने वाले हो? मुझे लगता है कि लिन लान्यू काफ़ी अच्छी है, लियू बिंग ने मानसिक रूप से संदेश भेजा। 7 स्टार माउंटेन में उन वर्षों के दौरान, हालांकि लियू बिंग प्रकट नहीं हुई, फिर भी उसने गुप्त रूप से ली युआन और लिन लान्यू के बीच बातचीत को देखा। मैं जोर नहीं दे सकता। जैसा कि लान्युए ने खुद कहा था, ली युआन ने धीरे से कहा, वह डर में नहीं जीना चाहती, नहीं, वह हर बार उत्सुकता से इंतजार करना चाहती है। लेकिन मैं भी साधना का मार्ग नहीं छोड़ सकता। यह मार्ग न केवल सभ्यता के लिए बल्कि मेरे लिए भी है। ली युआन की आंखों में लड़ाकू भावना चमक उठी। मैं भी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की विशालता और चमत्कारों को देखने के लिए, दिव्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए, ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि साधना पथ के अंत में क्या है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भविष्य में यदि आप दिव्य क्षेत्र में जाते हैं तो वह आपका अनुसरण कर सकती है ना? लियू बिंग ने लापरवाही से कहा। ऐसा करना उसके प्रति उचित नहीं होगा। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। उसके माता पिता, उसके प्रियजन 7 सितारा सभ्यता में हैं, उसका परिवार भी 7 सितारा सभ्यता में है। अगर वह मेरे पीछे दिव्य क्षेत्र में चली जाए, लगातार संघर्ष करती रहे और भटकती रहे, तो क्या ये वास्तव में खुशी होगी? यदि वह मेरे साथ दिव्य लोक में नहीं जाती तो अलगाव कई वर्षों तक चल सकता है। वह कितना दर्दनाक होगा। बेशक, ऐसा कहते हुए भी ली युआन को समझ में आ गया कि इसका मुख्य कारण ये था कि वे उस बिंदु तक नहीं पहुंच सके जहां वे एक साथ जीवन और मृत्यु साझा कर सकें। सीधे शब्दों में कहें तो ये पर्याप्त प्रेम नहीं था। साधारण लोगों के प्रेम को हर समय जीवन और मृत्यु की परीक्षा का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती। देवताओं की लंबी आयु के कारण उनकी अनेक संतानें हो सकती हैं, किंतु अधिकांश के पास ऐसा कोई साथी नहीं होता जिस पर वे पुनर्तः विश्वास कर सकें तथा जिसके लिए अपना जीवन समर्पित कर सकें। साधक जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह उतना ही अधिक आत्मकेंद्रित होगा। स्वाभाविक रूप से साथी के लिए उसकी अपेक्षाएं उतनी ही अधिक होंगी और इस प्रकार उसे ढूंढना उतना ही कठिन होगा। डोनफेंग जी की तरह, जो अपनी संतान के साथ भी बेहद सख्त हैं। खुशी। लियू बिंग अवाक रह गया। यद्यपि उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव उल्लेखनीय थे और उनके पास स्मृतियों का विशाल भंडार था, फिर भी प्रेम और स्नेह के मामलों में उनका अनुभव बहुत कम था। उनके विचार में जीवन और मृत्यु का एक साथ सामना करने में क्या गलत है? कोई बात नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास कोई साथी नहीं है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, लियू बिंग ने हंसते हुए कहा। हम वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मेघन मार्कल का नवीनतम उत्पाद दर्शाता है कि वह कितनी बेपरवाह हैं। जॉय बेहर ने पिछले व्यू को होस्टों के बारे में अपनी भावनाएं नहीं छिपाईं। आइए देखें कि 9 पत्तियों वाली दुनिया को क्या इतना खास बनाता है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। धमाका। लंबे समय तक उड़ान भरने के बाद ली युआन और लियू बिंग फैक्सिंग के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचे, जो एक रहस्यमय स्थान था। चारों ओर अंधकार था और नीचे का विशाल जल पूरी तरह काला था। प्रधानाचार्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्गदर्शन किया जाएगा। 9 पत्तियों वाली दुनिया का प्रवेश द्वार यही है। ली युआन ने अथाह अंधेरे पानी की ओर देखा। अचानक धमाका। पानी हिंसक रूप से फट गया और तुरंत बाद सुनहरे वस्त्र में लिपटी एक आकृति समुद्र की गहराई से उभरी, जो खतरनाक गति से ली युआन की ओर बढ़ रही थी। ये है। ली युआन चौंक गया। उसे लगा कि सुनहरी आकृति से कोई खतरनाक खतरा निकल रहा है, एक ऐसी धमकी जो उसके जीवन को खत्म कर सकती थी। भाई, यह आदमी बहुत परेशान करने वाला है। लियू बिंग ने भी तुरंत प्रतिद्वंद्वी को नोटिस किया। सहज रूप से ली युआन ने दिव्य महल जांच का उपयोग किया। लक्ष्य जांच की सीमा को पार कर जाता है। क्या ये सीमा पार कर गया है? क्या ये छद्म ईश्वर स्तर पर है? ली युआन की वर्तमान मूल शक्ति के साथ वह 8 सितारों के एक देवता का भी पता लगा सकता था। जैसे ही ली युआन ने पीछे हटने के बारे में सोचा, सुनहरी आकृति पहले ही उसके सामने आ गई थी, लेकिन अचानक रुक गई, थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, वाइस एलायंस हाइरोक्ली, नमस्ते, मैं डोनफेंग जिया हूँ। डोनफेंग जिया। ली युआन चकित था। ली युआन, वह पीछे रह गए 3 छद्म देव कठपुतलियों में से एक है। एक गहरी आवाज अचानक गूंजी और प्रकाश की एक धारा ने एक सफेद वस्त्र पहने हुए प्रेत का आकार ले लिया। मास्टर यून। ली युआन का चेहरा चमक उठा। मास्टर यून। लियू बिंग ली युआन की आस्तीन से उभरा, उसने भी सम्मान में थोड़ा सिर हिलाया।
रूप से लियू बिंग ने हमेशा अपना भेष बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा। मास्टर की 3 छद्म कठपुतलियों के नाम डोनफेंग जिया, डोनफेंग यी और डोनफेंग बिंग हैं। लाओ यूं ने कहा, फेइक्सिंग पर जो बची है वह डोनफेंग जिया है। फेइक्सिंग पर महान युद्ध के बाद उसने अधिकांश समय 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों के प्रवेश द्वार की रखवाली में बिताया ताकि विदेशी जातियों द्वारा घुसपैठ को रोका जा सके। ली युआन को अचानक समझ आ गया। इस विचार के साथ ली युआन गोल्डन गार्मेंट आकृति पर एक और नज़र डालने से खुद को रोक नहीं सका। डोनफेंग जिया, एलायंस हाई रॉक का नामकरण वास्तव में आकस्मिक है। क्या आप और आत्मा जानवर एक साथ चुनौती लेने जा रहे हैं? लाओ यून ने लियू बिंग की ओर देखा। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया, छोटी बर्फ एक स्वर्गीय सांप है। तुम्हें पता होना चाहिए लाओ यून, 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों में प्रवेश करने से भी अच्छी फसल मिल सकती है। जब तक आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मेरे पीछे आओ, लाओ यून ने कहा जैसे ही स्वर्ण परिधान वाली आकृति विभाजित समुद्र तल की ओर उड़ी। लियू बिंग को उठाकर ली युआन उसके पीछे पीछे चला। 2 सितारा क्षेत्र मार्ग। ली युआन और कंपनी जल्दी से समुद्र तल की गहराई में पहुंच गए, जहां लहरदार पनडुब्बी पहाड़ों के बीच 2 विशाल मार्ग थे। प्रत्येक मार्ग 10 किलोमीटर से ज्यादा व्यास का था, जिसके भीतर से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। हालांकि यह पता नहीं था कि वे कहाँ ले जाते हैं, लेकिन झिलमिलाती रोशनी असीम सुंदरता बिखेर रही थी। बाईं ओर वाला 9 पत्तों वाले स्टार दायरे की ओर जाता है, लाओ यूं ने समझाया। ये स्टार दायरा काफी अजीब है। हालांकि यह एक तीसरे स्तर का स्टार दायरा है, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए आपके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। आमतौर पर केवल उड़ते स्वर्ग की सीमा शक्ति वाले लोग ही इसे तोड़ सकते हैं। यही कारण है कि इतने लंबे समय से हमारी सभ्यता से बहुत से उड़ते स्वर्ग के मार्शल कलाकार इसमें प्रवेश नहीं कर पाए हैं। ली युआन ने सहमति में सिर हिलाया। उड़ते स्वर्ग की सीमा, इसका मतलब है कि उड़ते स्वर्ग के स्टार लॉर्ड की ताकत की आवश्यकता है। मास्टर जी ने एक बार कहा था, महान पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पहली आवश्यकता ताकत है, दूसरी भाग्य है। लाओ यून ने ली युआन को देखा। आपकी ताकत असाधारण है, लेकिन भाग्य के लिए? वैसे भी लालची मत बनो। यदि आप इसमें गिर गए तो ये हमारी सभ्यता के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। समझ गया, ली युआन ने मुस्कुराते हुए लियू बिंग की ओर देखते हुए कहा। छोटी बर्फ, चलो अंदर चलते हैं। फुट फुट। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों ने प्रकाश की 2 लकीरों में रूपांतरित होकर बाईं ओर स्थित स्टार रियल मार्ग में प्रवेश किया और तेजी से रंगीन चमक में विलीन हो गए। डॉट डॉट डॉट। स्टार रियल मार्ग में प्रवेश करने पर ली युआन ने अपने ऊपर दबाव की लहरों को महसूस किया, जो एक साधारण फ्लाइंग हेवन मार्शल आर्टिस्ट को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन ली युआन और लियू बिंग के लिए ये सिर्फ एक गुदगुदी थी। बड़े भाई, ये सचमुच बहुत आसान है, लियू बिंग ने कहा। लापरवाह मत बनो, ली युआन ने चेतावनी दी। डोनफेंग जी और फेंग हाई को 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों के मुख्य रहस्यों को उजागर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन वे कुछ सही जानकारी साझा कर सकते हैं। और डोनफेंग जी और फेंग हाई के सारांश का सबसे केंद्रीय बिंदु यह है कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है। अचानक ली युआन को एक धुंधली सी अस्थिरता महसूस हुई जो उसे घेर रही थी, मानो कोई शक्ति अन्वेषण में उसके ऊपर से गुजर रही हो। अगले ही पल ली युआन ये देखकर भयभीत हो गया कि लियू बिंग, जो हमेशा उसके हाथ में लिपटा रहता था, गायब हो गया था। न केवल लियू बिंग, बल्कि स्वर्गीय सांप हॉल भी गायब हो गया था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ली युआन को भी अंतरिक्ष के रहस्यों की कुछ समझ थी, फिर भी उसे इसका जरा सा भी संकेत नहीं मिला। बहन, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? ली युआन ने तुरंत बूयू को संदेश भेजा। मैं लियू बिंग के साथ आत्मा का संपर्क भी नहीं बना सकता। मैं ये भी पुष्टि नहीं कर सकता कि वह जीवित है या मर चुकी है। ली युआन सचमुच चिंतित था। ये तरीका बहुत शक्तिशाली था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ली युआन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बूयू की आवाज़ ली युआन के दिमाग में गूंजी, जिस पर लियू बिंग गायब हो गई। मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। यह अंतरिक्ष समय हेरफेर ये स्वर्गीय दिव्य पिता के सामने आने वाली घटनाओं से भी अधिक भयानक लगता है। दफन अमर प्राचीन डोमेन वास्तव में अथाह है। ये तथाकथित 9 पत्तों वाली दुनिया दफन अमर प्राचीन डोमेन का हिस्सा है। डोनफेंग जी और फेंग हाई ने भले ही सारी जानकारी का खुलासा नहीं किया हो, लेकिन मुझे संदेह है कि यह जगह एक तरह का परीक्षण है। स्वाभाविक रूप से वे आपको और लियू बिंग को अलग अलग परखना चाहते हैं। बूयू ने अपना संदेह प्रकट किया। किसी भी हालत में सावधान रहें, बूयू ने कहा। भले ही आप प्राचीन दिव्य महल के अंदर छिप जाएं, फिर भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। ली युआन का दिल ठंडा हो गया और उसने थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अचानक फुट। ली युआन ने केवल आसपास के प्रकाश को कांपते हुए महसूस किया, जिसके बाद अचानक नीचे की ओर गिरावट आई और उसके पैर एक विशाल चट्टान पर आ गिरे। ये कहाँ है?
एक विचार के साथ ली युआन की शक्तिशाली दिव्य भावना तुरंत फैल गई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई क्योंकि उसकी सामान्य रूप से दसियों किलोमीटर चौड़ी दिव्य भावना की सीमा स्पष्ट रूप से दब गई थी, जो 10 किलोमीटर से भी कम हो गई थी। दृष्टि में ऐसा लग रहा था कि यह एक अंधेरी घाटी है जिसमें अव्यवस्थित चट्टानें, हजारों मीटर ऊंचे प्राचीन वृक्ष और दोनों ओर बादलों को भेदते हुए ऊंचे ऊंचे अंतहीन पहाड़ बिखरे हुए हैं। आकाश में एक विशाल रक्तिम चंद्रमा था जिसकी रोशनी नीचे पड़ रही थी और जिससे संपूर्ण धरती असाधारण रूप से भयावह दिखाई दे रही थी। ये वास्तव में कहाँ है? ली युआन चौंक गया। उसके सामने का दृश्य प्रधानाध्यापक और एलायंस हाईरॉक द्वारा दी गई जानकारी जैसा बिल्कुल नहीं था। डोनफेंग जी और फेंग हाई की बुद्धि के अनुसार एक बार जब कोई 9 पत्तियों वाले तारा क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो सबसे पहले उसे भूमि के एक विशाल विस्तार से गुजरना पड़ता है और विशाल 9 पत्तियों के अतिव्यापी तारों वाले आकाश के दृश्य को देखना पड़ता है। केवल उसके बाद ही वह 9 पत्तियों वाले विश्व में प्रवेश कर पाता है। और वह स्वयं, वह भी अभी स्टार रियल मार्ग में प्रवेश कर रहा था जब उसे अंतरिक्ष और समय की एक अदृश्य शक्ति द्वारा अचानक यहाँ लाया गया। मोतियाबिंद से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन में। मोतियाबिंद को सिर्फ 10 दिन में दूर करने का तरीका, सब कुछ अज्ञात था। ली युआन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी और वह खुद से बुदबुदाया, थर्ड लेयर मिशन, पर्पल गारमेंट मिशन। इस पल ली युआन के दिमाग में अचानक एक सूचना उभरी, ट्रायल लिस्ट, एक इननेट 8 स्टार पल्स के रूप में आप सीधे सिल्वर गारमेंट सदस्य बन गए हैं और साथ ही आपने पर्पल गारमेंट मिशन के लिए आवश्यकताओं को ट्रिगर किया है। पहला कार्य, फ्लाइंग हेवन 9 स्टार पल्स बने और आप गोल्डन गारमेंट सदस्य बन सकते हैं। दूसरा कार्य, मिशन में सफल हों, पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करें और आप बैंगनी परिधान सदस्य बन सकते हैं। याद रखें, आपको मिशन से संबंधित कोई भी जानकारी उजागर नहीं करनी चाहिए। ये कहाँ है? एक विचार के साथ ली युआन की शक्तिशाली दिव्य भावना तुरंत फैल गई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई क्योंकि उसकी सामान्य रूप से दसियों किलोमीटर चौड़ी दिव्य भावना की सीमा स्पष्ट रूप से दब गई थी, जो 10 किलोमीटर से भी कम हो गई थी। दृष्टि में ऐसा लग रहा था कि यह एक अंधेरी घाटी है जिसमें अव्यवस्थित चट्टानें, हजारों मीटर ऊंचे प्राचीन वृक्ष और दोनों ओर बादलों को भेदते हुए ऊंचे ऊंचे अंतहीन पहाड़ बिखरे हुए हैं। आकाश में एक विशाल रक्तिम चंद्रमा था जिसकी रोशनी नीचे पड़ रही थी और जिससे संपूर्ण धरती असाधारण रूप से भयावह दिखाई दे रही थी। ये वास्तव में कहाँ है? ली युआन चौंक गया। उसके सामने का दृश्य प्रधानाध्यापक और एलायंस हाईरॉक द्वारा दी गई जानकारी जैसा बिल्कुल नहीं था। डोनफेंग जी और फेंग हाई की बुद्धि के अनुसार एक बार जब कोई 9 पत्तियों वाले तारा क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो सबसे पहले उसे भूमि के एक विशाल विस्तार से गुजरना पड़ता है और विशाल 9 पत्तियों के अतिव्यापी तारों वाले आकाश के दृश्य को देखना पड़ता है। केवल उसके बाद ही वह 9 पत्तियों वाले विश्व में प्रवेश कर पाता है। और वह स्वयं, वह भी अभी स्टार रियल मार्ग में प्रवेश कर रहा था जब उसे अंतरिक्ष और समय की एक अदृश्य शक्ति द्वारा अचानक यहाँ लाया गया। सब कुछ अज्ञात था। ली युआन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी और वह खुद से बुदबुदाया, थर्ड लेयर मिशन, पर्पल गारमेंट मिशन। इस पल ली युआन के दिमाग में अचानक एक सूचना उभरी, ट्रायल लिस्ट, एक इननेट 8 स्टार पल्स के रूप में आप सीधे सिल्वर गारमेंट सदस्य बन गए हैं और साथ ही आपने पर्पल गारमेंट मिशन के लिए आवश्यकताओं को ट्रिगर किया है। पहला कार्य, फ्लाइंग हेवन 9 स्टार पल्स बने और आप गोल्डन गारमेंट सदस्य बन सकते हैं। दूसरा कार्य, मिशन में सफल हों, पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करें और आप बैंगनी परिधान सदस्य बन सकते हैं। याद रखें, आपको मिशन से संबंधित कोई भी जानकारी उजागर नहीं करनी चाहिए। उतार चढ़ाव बहुत तेज लगता है। ली युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये थोड़ा दूर है, संवेदना बहुत स्पष्ट नहीं है। उसकी आंखों के सामने इस रहस्यमयी दुनिया में उसकी दिव्य संवेदना दब गई थी जिससे वह दूर तक पूछताछ करने में असमर्थ था। यदि उसका सामना किसी दुर्जय शत्रु से होता है तो वह केवल दिव्य ज्ञान पर निर्भर रहते हुए अधिक से अधिक आधा सेकंड पहले ही उसका पता लगा सकता है। अपनी आंखों से देखो, वहां सभी प्रकार की बाधाएं होंगी और घाटी में विशाल वृक्षों पर विचार करते हुए ली युआन समझ सकता था कि ये दुनिया सरल नहीं थी। लेकिन ली युआन की असली ताकत अंतरिक्ष के रहस्यों में थी। 7 मूलभूत नियमों में से प्रत्येक की अपनी विशेषज्ञता थी। जल का नियम रक्षा में श्रेष्ठ था, लकड़ी का नियम सबसे प्रबल जीवन शक्ति वाला था, पवन का नियम सबसे तीव्र था, लेकिन अंतरिक्ष का नियम सभी सिद्धांतों के स्रोत के रूप में अत्यंत व्यापक था। केवल जांच पड़ताल के संदर्भ में यह महान दाव के अन्य नियमों से कहीं आगे निकल गया। और अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में ली युआन की समझ पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जिसे अन्य बुनियादी नियमों के 7वें चरण मध्यवर्ती स्तर कहा जा सकता है। बूम! कुछ ही सेकंड में ली युआन को उतार चढ़ाव की लहरें करीब आती हुई महसूस होने लगी। घाटी की जमीन हल्की सी कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्मत्त जानवरों का झुंड घाटी से अपना रास्ता बना रहा हो। ली युआन ने घाटी की पहाड़ियों की ओर देखा,
ली युआन, ऊपर मत उड़ो, चिंता मत करो। गुयू की आवाज़ ली युआन के दिमाग में गूंजी। मैंने अभी प्राचीन दिव्य महल की धारणा सुविधा को सक्रिय किया है। जो लोग निकट आ रहे हैं वे उड़ते हुए स्वर्ग स्तर पर हैं और आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये जगह एक भयानक गुप्त क्षेत्र लगती है, पहाड़ों में और यहाँ तक कि आकाश में भी, संभवतः एक अत्यंत शक्तिशाली मूल शक्ति सरणी है। एक बार जब आप पर्वत श्रृंखला के ऊंचे हिस्सों में पहुंच जाते हैं तो आपको ओरिजिन पावर एरे से हमलों का सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहना बुद्धिमानी है। समझ गया। ली युआन का दिल ठंडा हो गया और साथ ही वह उत्साहित भी महसूस कर रहा था। वह प्राचीन दिव्य महल को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन गुयू कर सकता था। प्राचीन दिव्य मशाल द्वारा छोड़े गए सच्चे ईश्वरीय उपकरण के रूप में प्राचीन दिव्य महल के कई उपयोग थे। इसके अलावा गुयू के लगातार अनुस्मारक की आवश्यकता के बिना ली युआन ने पहले से ही इस दुनिया के कई विशेष पहलुओं पर ध्यान दिया था। पेड़, चट्टानें, वे सभी बहुत मजबूत लगते हैं। ली युआन ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग किया, आसपास की कई सामग्रियों को महसूस किया और उनके असाधारण गुणों की खोज की। वे अविश्वसनीय रूप से कठोर थे, ब्लू स्टार की तुलना में कहीं अधिक। इसके बाद भूमि का गुरुत्वाकर्षण भी ब्लू स्टार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत लग रहा था। ब्लू स्टार पर एक प्रधान योद्धा एक छलांग में सैकड़ों मीटर की छलांग लगा सकता था, लेकिन यहाँ ली युआन ने अनुमान लगाया कि एक शीर्ष स्तर का मूल मार्शल कलाकार भी केवल 10 मीटर या उससे अधिक की छलांग ही लगा सकता था। ऐसे वातावरण में पेड़ हजारों मीटर ऊंचे हो सकते हैं। अगर वे ब्लू स्टार पर होते तो उन्हें संभवतः संरक्षित किया जाता और उनका अध्ययन किया जाता, ली युआन ने मन ही मन सोचा। ऐसे जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के तहत रहने पर सभी जीवों के शरीर बहुत ज्यादा मजबूत होते। जीवित रहने के लिए प्राणियों को अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलना होगा। हालांकि इस प्रतिबंध से शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ली युआन ने सोचा। फ्लाइंग हेवन लेवल पर मौजूद लोगों पर अभी भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, उनकी उड़ान धीमी होगी। डेमिगॉड पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि ली युआन विचार कर रहा था, बूम बूम बूम, जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी, कई पेड़ गिर गए और विशाल पत्थर हवा में उछल गए और ली युआन की दृष्टि में दर्जनों आकृतियां प्रकट हुईं। दौड़ में सबसे आगे 1 दर्जन से अधिक मानव आकृतियां थीं, जिनमें से अधिकतर ने भिन्न भिन्न रंगों के युद्धक कवच पहन रखे थे। अधिकतर हथियारों से लैस वे योद्धाओं जैसे लग रहे थे, लेकिन इस समय ये योद्धा अधिकतर पीले चेहरे वाले और पूरी तरह से घबराए हुए थे। दौड़ना दौड़ना, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम कितने बदकिस्मत हैं, कैसे हम इतने सारे फ्लाइंग हेवन पीक स्तर के क्रूर जानवरों का सामना कर पाए। क्या हम वास्तव में इस रसातल दानव रक्तमांत में मरने जा रहे हैं? वे योद्धा घबराहट में भाग गए, मूल शक्ति के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए, बहुत धीरे से भागने के डर से। यह उनकी गलती नहीं थी। प्रारंभ में 100 से अधिक लोग एकत्र हुए थे, लेकिन शोर के कारण बड़ी संख्या में राक्षसी जानवर वहां आ गए और एक क्षण में उनमें से अधिकांश मारे गए तथा शेष का पीछा किया गया। दहाड़, हाँ, इन दर्जन भर मानव आकृतियों के पीछे विभिन्न रूपों के और भी अधिक आश्चर्यजनक रूप से असंख्य और आमतौर पर अधिक शक्तिशाली क्रूर जानवर थे। कुछ बाघों और तेंदुए जैसे दिखते थे, कुछ उड़ने वाले सांपों जैसे, अन्य जानवरों के शरीर और मानव चेहरों वाली राक्षसी आकृतियां। इन राक्षसों की एक सार्वभौमिक विशेषता थी उनकी आंखें, जो रक्त लाल रंग की चमकती थीं तथा अविश्वसनीय रूप से क्रूर प्रतीत होती थीं। पफ पंत, 2 धीमी गति से चलने वाली मानव आकृतियों को अचानक एक क्रूर जानवर के विशाल जबड़े ने बुरी तरह से काट लिया। उनके शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। बड़ी मात्रा में ताज़ा खून बिखरा, जिससे अधिक क्रूर जानवरों की रक्तपिपासा और अधिक भड़क उठी तथा वे और अधिक उन्मत्त हो गए। देखो, आगे कोई है। लगता है यह उड़ते स्वर्ग के स्तर पर है। मूर्ख, क्या उसे दौड़ना नहीं आता और वह अभी भी हमें देख रहा है? वह मौत की मांग कर रहा है। उन मानव योद्धाओं ने सोचा कि ब्लैक आर्मर में वह युवक पूरी तरह से मूर्ख है, जो रसातल दानव रक्तमान में अभी भी इतना मूर्ख है। इतने बड़े समूह के क्रूर जानवरों का सामना करना और भागना नहीं जानना। हालांकि उन मानव योद्धाओं के पास ज्यादा परवाह करने का समय नहीं था, क्योंकि वे उन्मत्त होकर भागने में लगे रहे। बूम बूम बूम, वे शीघ्रता से उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां ली युआन था और उनके पीछे क्रूर जानवर और भी करीब थे। फारो, दहाड़ो, छिपकली जैसा दिखने वाला एक जानवर अपनी पूंछ हिलाता हुआ एक विशाल चट्टान पर जोर से कदम रख रहा था। उसका 30 मीटर से अधिक लंबा शरीर प्रकाश की एक लकीर में तब्दील हो गया था। वह तेजी से ली युआन के सामने दौड़ा, उसका विशाल मुंह काटने के लिए तैयार था। उस मूर्ख बच्चे का अंत हो गया। क्या मूर्ख है? ये दृश्य देखकर उन मानव योद्धाओं के मन में कई विचार कौंधे। हालांकि अगले ही पल उन मानव योद्धाओं को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। ली युआन की आंखें अंधेरी हो गईं, क्योंकि एक अदृश्य आत्मा का उतार चढ़ाव अचानक घाटी के तल पर कई किलोमीटर तक फैल गया। पलक झपकते ही उन खूंखार जानवरों के चेहरों पर भय की झलक दिखाई दे रही थी। उसके बाद उनकी आंखें धुंधली हो रही थीं। धमाका धमाका,
30 से अधिक खूंखार जानवर अचानक निढाल हो गए और हवा से नीचे गिरने लगे। जड़त्व के कारण उनके शरीर या तो पेड़ों के बड़े समूहों से टकराते, जमीन से टकराते या बिखरे हुए पत्थरों को हिला देते। अंततः सभी निश्चल पड़े रहे। ये जानवर, उनके जीवन स्तर कम नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि काफ़ी कमज़ोर लगती है, इसलिए मेरी आत्मा द्वारा आसानी से नष्ट कर दिया जा सकता है। ली युआन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अभी अभी जब उसने खूंखार जानवरों के उस बड़े समूह का सामना किया था, तो उसने सीधे तौर पर आत्मा की गुप्त तकनीक बर्निंग हॉट ब्लेड का इस्तेमाल किया था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब ली युआन का आत्मा साधना स्तर 45 के स्तर पर था, तो वह उड़ते स्वर्ग मध्यवर्ती चरण के मार्शल कलाकारों का सफाया कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज ली युआन की आत्मा की इच्छा 49वें स्तर पर पहुंच गई थी और उसकी कानून समझ अतीत से कहीं आगे निकल गई थी, जिससे बर्निंग हॉट ब्लेड की ताकत पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। सामान्यतः फ्लाइंग हेवन पीक का विनाश होना अत्यधिक संभावना थी, लेकिन ये बहुत आसान था। एक ही हमले में फ्लाइंग हेवन पीक के लगभग 10 क्रूर जानवर मारे गए और फ्लाइंग हेवन मिडिल स्टेज पर 20 से अधिक। उसी क्षण ली युआन ने यह अनुमान लगाया कि ये क्रूर जानवर सामान्य साधक नहीं थे, जिनमें आत्मा के आक्रमणों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी। ये स्थान बस बेतरतीब ढंग से इतने सारे उड़ते स्वर्ग शिखर प्राणियों का उत्पादन कर रहा है। ये मनुष्य भी उड़ते स्वर्ग स्तर पर हैं, यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र में भी साधारण ग्रहों पर शक्तिशाली प्राणियों की संख्या इतनी अधिक नहीं होगी, ली युआन ने आश्चर्य व्यक्त किया। सामान्यतः दैवीय क्षेत्र में जीवन स्तर के देवताओं की संख्या केवल 10 से सैकड़ों तक ही होती है। उड़ते स्वर्ग स्तर के प्राणियों की जनसंख्या बड़ी थी, लेकिन तार्किक रूप से उन्हें इस सीमा तक नहीं बढ़ना चाहिए था। ये वास्तव में कहाँ था? ये सोचते हुए ली युआन की नज़र पास ही में खड़े दर्जन भर मानव आकृतियों की ओर गई। उनकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं, क्योंकि आत्मा से इन क्रूर जानवरों को मारते समय ली युआन ने इन मानव योद्धाओं पर अस्थायी रूप से नियंत्रण करने के लिए मन आत्मा का भी उपयोग किया था। ये मानव योद्धा आमतौर पर उड़ते स्वर्ग के मध्य स्तर पर थे, जो मुख्य रूप से स्तर 33 और 34 के बीच थे। कमज़ोर लोग, वे बहुत पहले ही उन खूंखार जानवरों के समूह द्वारा मारे जा चुके थे। ली युआन की ताकत के साथ उन्हें थोड़े समय के लिए प्रथम परत के भ्रमात्मक क्षेत्र में ले जाना अभी भी संभव था। ओह! अचानक एक चाल के साथ ली युआन एक विशेष रूप से भारी आकृति के सामने प्रकट हुआ, जो केवल स्तर 32 था, इन मनुष्यों में सबसे कमज़ोर। ली युआन के मन आत्मा में फंसे होने के कारण वह स्वयं जाग नहीं सका। मुझे बताओ, ली युआन आत्मा ने पूछा, ये जगह कहाँ है? तुम कहाँ से आए हो? तुम किस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को जानते हो और सबसे शक्तिशाली शक्ति क्या है? आत्मा का संचार एक दूसरे के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को समझना था और इसके लिए भाषा की आवश्यकता नहीं थी। ये रसातल दानव रक्तमांद है। मैं रसातल देश के तांगसान काउंटी से आया हूँ। उस मोटे आदमी की आंखें खाली थीं, क्योंकि वह आत्मा से संदेश प्रेषित कर रहा था और साथ ही बुदबुदा रहा था। ज्यूजिंग महाद्वीप विशाल और विस्तृत है। किंवदंतियों का कहना है कि आकाश से परे अनगिनत जीवन सितारे हैं, कई शक्तिशाली प्राणी हैं, लेकिन किंवदंती है कि हमारे रसातल देश का राजा महाद्वीप पर सर्वोच्च शक्ति है, जिसने हजारों वर्षों तक रसातल देश पर शासन किया है। महाद्वीप पर कई राष्ट्र हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा राष्ट्र सबसे मजबूत है। उस मोटे आदमी की बातें सुनकर ली युआन के हाव भाव थोड़े बदल गए। दिव्य क्षेत्र की भाषा। उस हटे कट्टे आदमी द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट रूप से दैवीय क्षेत्र की सामान्य भाषा में थे। ये जानने के लिए कि क्या ये सिस्टर गुयू या कियू बिंगजुन द्वारा प्रदान की गई सामग्री थी, उनमें दिव्य क्षेत्र की भाषा शामिल थी, और ली युआन की आत्मा की शक्ति के साथ उन्होंने इसे बहुत ही कम समय में सीख लिया था। हालांकि यह पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन सुनने पर कोई संदेह नहीं रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पहले ही दिव्य क्षेत्र में पहुंच चुका हूं? ली युआन चौंक गया। जल्दी मत करो, ली युआन, सिस्टर गुयू की आवाज़ फिर से गूंजी। दुनिया विशाल है। नश्वर क्षेत्र में कई शक्तिशाली सभ्यताएं भी दिव्य क्षेत्र की भाषा का उपयोग करती हैं। सुपर शक्तिशाली प्राणियों द्वारा खोले गए कुछ संसार, उन संसारों में रहने वाले प्राणी भी दिव्य क्षेत्र की भाषा का उपयोग करेंगे। पूछते रहो। आपको इस तथाकथित ज्यूजिंग महाद्वीप में टेलीपोर्ट किया गया था, तो इस महाद्वीप में रहस्य अवश्य होंगे, सिस्टर गुयू ने कहा। एक अपरिचित दुनिया में पहुंचकर सबसे पहले इस दुनिया को समझना होगा, तभी गहरे रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। ... वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित पॉनस्टॉस के लड़के की त्रासदी सुनकर दिल टूट जाता है। हिटलर के बारे में उलझा हुआ सच जिसका सामना करना कठिन है। समय बीतता गया और ली युआन ने आत्मा की गुप्त तकनीकों के माध्यम से एक साथ इन दर्जन भर मानव आकृतियों से पूछताछ की। आत्मा का संचार अत्यंत तीव्र था। आधे घंटे बाद ली युआन ने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझ लिया था और इन मानव योद्धाओं के भंडारण खजाने से काफ़ी किताबें और सूचना क्रिस्टल पत्थर भी प्राप्त कर लिए थे।
लगभग पूरा हो गया। ली युआन की आंखों में थकान के भाव झलक रहे थे। इतने सारे उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के प्राणियों को लंबे समय तक नियंत्रित करना अभी भी उसकी आत्मा की शक्ति पर एक बड़ा बोझ था। रसातल दानव रक्तमांद छोड़ने के लिए सबूत के तौर पर 3 क्रूर जानवरों के सिर। ली युआन ने बड़बड़ाया, उसकी निगाह तलवार की तरह तेज थी। प्लॉप प्लॉप प्लॉप, सभी क्रूर जानवरों के शरीर को तुरंत फाड़ दिया गया जैसे कि किसी तेज हथियार से घायल किया गया हो। ऐसा आत्महत्या के निशान छिपाने के लिए किया गया था। इसके बाद 3 क्रूर जानवरों के सिर उड़ते हुए दिखाई दिए, जिन्हें ली युआन ने अपने भंडारण खजाने में एकत्र कर लिया। मुझे इतना कुछ बताने के लिए धन्यवाद। मुझे आपको एक अवसर देने दें। ली युआन ने इन मानव योद्धाओं पर नजर डाली। ये सब करने के बाद वूश, ली युआन का शरीर हिल गया। उसकी गति तुरंत 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक हो गई और वह घाटी के अंत में गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद क्या हुआ? हमारे साथ क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत लंबा सपना देखा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हों, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या पूछा गया था। ये 10 से अधिक लोग धीरे धीरे जाग रहे थे और कई किलोमीटर दूर खूंखार जानवरों के शवों के समूह को देखकर तुरंत डर गए। हर कोई आश्चर्य से भर गया। आखिरकार ये लोग उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर पर थे, पूरी तरह से मूर्ख नहीं। उन्होंने शीघ्रता से इसका विश्लेषण किया। एक मास्टर। हम निश्चित रूप से किसी सुपर मास्टर द्वारा बचाए गए थे। क्या यह अभी वाला वह मूर्ख लड़का हो सकता है? मैं गलत था, वह मूर्ख नहीं था, स्पष्ट रूप से एक सुपर मास्टर था। वह एक भयंकर व्यक्ति भी हो सकता है जिसने 7 सितारा नसों को जागृत किया। उसने इन क्रूर जानवरों को सीधे मार डाला। सचमुच क्रूर। ये उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के प्राणी सदमे से भर गए। बहुत भयंकर। लेकिन तुरंत ही मानव योद्धाओं का ये समूह फिर से उत्साहित हो गया। इन क्रूर जानवरों के शरीर सिर उस स्वामी द्वारा नहीं लिए गए हैं। संभवतः उसने उन्हें नीची दृष्टि से देखा था। जल्दी, वे सभी हमारे हैं। 10 से अधिक मानव योद्धा पागलों की तरह उन क्रूर जानवरों के सिरों की ओर दौड़े। क्रूर जानवरों के सिर धन और अवसर का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ तक कि जो लोग पहले एक साथ भाग रहे थे वे भी आपस में लड़ने लगे। डॉट डॉट डॉट, कई दोराहे वाली घाटी का अनुसरण करते हुए ली युआन सैकड़ों किलोमीटर तक तेजी से चला और अंततः एक पहाड़ी पर स्थित विशाल चट्टान के पास पहुंचा और बैठ गया। बहन गू यू, तुम्हें ये सुनना चाहिए था। ली युआन की आंखें चमक उठी, उसकी आवाज़ धीमी थी। तारों वाला आकाश प्राचीन शहर। स्तर 35 के सबसे शक्तिशाली योद्धा ने बताया कि उसने सुना है कि बाहरी तारों वाले आकाश में तारों वाला प्राचीन शहर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 3000 दिव्य साम्राज्यों से भी अधिक शक्तिशाली है। तारों से भरा आकाश प्राचीन शहर। क्या ये संभव है कि हम सचमुच दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं? जरूरी नहीं है। गुयू की आवाज़ ली युआन के दिमाग में गूंजी। तारों वाला आकाश प्राचीन शहर दिव्य क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लेकिन कई छोटी दुनियाओं और कई नश्वर क्षेत्रों में समान शब्द हैं। ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है। आखिरकार ज्यूशिंग महाद्वीप पर कई शक्तिशाली प्राणी हैं। हमारे द्वारा एकत्रित की गई खुफिया जानकारी के अनुसार सच्चे देवताओं की संख्या कम नहीं है। अगर यह वास्तव में दिव्य क्षेत्र का एक क्षेत्र है तो यह काफ़ी प्रसिद्ध होना चाहिए। मेरे और कियू बिंगाजुन के डेटाबेस में इसका पूरी तरह से उल्लेख नहीं किया जा सकता है। गुयू की आवाज़ में प्रसारण जारी रहा। इसके अलावा इस दुनिया की तकनीकी सामग्री बहुत कम लगती है। इसमें वर्चुअल नेटवर्क भी नहीं है। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि गुयू ने कुछ वैध बातें कही हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि जब ली युआन ने उस मानव योद्धा के मुंह से तारों से भरा प्राचीन शहर शब्द सुना था तो उसे काफ़ी झटका लगा था। दिव्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ शीर्ष शक्तियां सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। दिव्य न्यायालय अथक संघर्ष करते हैं और कई दिव्य न्यायालयों में से एक दिव्य न्यायालय बल सबसे खास है, जिसे तारों वाला आकाश दिव्य न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ये शक्ति अपनी महान शक्ति के साथ ईश्वरीय क्षेत्र के शीर्ष 3 में शामिल है और प्राचीन विरासत के संदर्भ में ये निर्विवाद रूप से सबसे प्राचीन है। लेकिन यह शायद ही किसी क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। हालांकि इसकी पहुंच दिव्य क्षेत्र में हर जगह फैली हुई है, अर्थात तारों वाले आकाश के प्राचीन शहर। दिव्य क्षेत्र के भीतर एक विशाल और विस्तृत क्षेत्र को अक्सर स्टार डोमेन के रूप में संदर्भित किया जाता है, और स्टाररी स्काई दिव्य न्यायालय ने दिव्य क्षेत्र के लगभग हर स्टार डोमेन में एक स्टाररी स्काई प्राचीन शहर की स्थापना की है। प्रत्येक स्टाररी स्काई प्राचीन शहर की एक विरासत है जो अरबों वर्षों तक टिकी रहती है, जिसमें कई शक्तिशाली प्राणी रहते हैं जो अक्सर बेहद कम प्रोफाइल वाले होते हैं, इस हद तक कि स्वर्गीय देवता भी उन्हें हिला नहीं सकते। शक्तिशाली, प्राचीन, अप्रतिस्पर्धी, यही वह धारणा है जो स्टाररी स्काई डिवाइन कोर्ट दुनिया को देता है। ज्यूशिंग महाद्वीप पर स्थित प्राचीन शहर और दिव्य क्षेत्र के बीच चाहे कितने भी अंतर क्यों न हो, कम से कम अब आपको इस दुनिया की एक निश्चित समझ तो है ही, गुयू के ध्वनि प्रसारण में कहा गया। इसलिए हमें कुछ अति शक्तिशाली प्राणियों को छूने से बचने के लिए और भी अधिक लो प्रोफाइल होना चाहिए, अन्यथा हम खुद को एक निष्क्रिय स्थिति में पाएंगे।
यहाँ तक कि नष्ट हो जाने का भी खतरा है। गुयू की आवाज में चेतावनी दी गई। कुल मिलाकर ऐसी शक्तिशाली और रहस्यमय दुनिया में हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। ली युआन ने सिर हिलाया। हाल ही में एकत्रित जानकारी के आधार पर इस दुनिया को ज्यूजिंग महाद्वीप कहा जाता है, जो विशाल और विस्तृत है। कम से कम अभी तक ली युआन को महाद्वीप की पूरी सीमा का पता नहीं है, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि नीचे की भूमि एक सुपर आकार का तारा है या कोई और रूप है। दिव्य लोक में ऐसे महाशक्तिशाली प्राणी हैं जो तारों भरे आकाश में विशाल और विस्तृत संसारों का निर्माण कर सकते हैं। ज्यूशिंग महाद्वीप में अनगिनत जीव रहते हैं, जिनमें मानव जाति मुख्य धारा है, तथा शेष में मुख्यतः क्रूर पशु रहते हैं। इस दुनिया में 7 सितारा सभ्यता की तरह शक्ति का एक पदानुक्रम है, जिसे प्रथम रैंक, द्वितीय रैंक, तृतीय रैंक उड़ता हुआ स्वर्ग, चतुर्थ रैंक देवता, पंचम रैंक छद्म देवता, छठा रैंक सच्चा भगवान के रूप में परिभाषित किया गया है। सच्चे देवता ज्यूशिंग महाद्वीप पर सैन्य शक्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सच्चे देवता आपस में सत्ता संघर्ष और नरसंहार में संलग्न हैं, विशाल क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं, जिन्हें दिव्य साम्राज्य घोषित किया जाता है। बड़े दिव्य साम्राज्यों के पास करोड़ों किलोमीटर तक फैले क्षेत्र हो सकते हैं, और यहाँ तक कि छोटे राज्यों के पास भी कई मिलियन किलोमीटर आकार के क्षेत्र हो सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटे दिव्य साम्राज्य का क्षेत्रफल अमरखंडहर सभ्यता से कहीं ज्यादा है, जिसमें अंतहीन आबादी है। संपूर्ण ज्यूशिंग महाद्वीप को 3000 दिव्य साम्राज्यों के नाम से जाना जाता है। बेशक यह एक अनिश्चित संख्या है। लंबे वर्षों में कभी कभी कुछ दिव्य साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं और कभी कभी नए साम्राज्य उभर आते हैं। ज्यूजिंग महाद्वीप पर जहां तकनीक उन्नत नहीं है और संचार साधन साधारण है, बहुत सी जानकारी उड़ते हुए स्वर्ग स्तर पर भी लोगों के ज्ञान से परे है। दिव्य साम्राज्यों के अतिरिक्त कुछ प्राचीन परिवार, शक्तिशाली संप्रदाय भी प्रतीत होते हैं। ज्यूशिंग महाद्वीप वास्तव में छिपे हुए बाघों और छुपे हुए ड्रैगन से भरा हुआ है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। आंकड़ों के अनुसार पूरे महाद्वीप का इतिहास करोड़ों वर्षों का है। इसकी प्राचीनता किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इसकी ताकत ली युआन को सतर्क कर देती है। इस ज्यूशिंग महाद्वीप पर यह तो कहना ही क्या कि मैं केवल उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर पर हूँ, यहाँ तक कि यदि मैं एक अर्धदेव भी बन जाऊँ तो भी मुझे कम प्रोफाइल रखना होगा। ली युआन ने सोचा, एक छद्म देवता की शक्ति के साथ भी इससे क्या फर्क पड़ता है। पूरे महाद्वीप में केवल सच्चे देवताओं का ही विस्तार करोड़ों वर्षों का है। इतने लंबे युगों में स्वर्गीय देवताओं का जन्म भी हो सकता है। स्वर्गीय दैवीय, यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र में भी वे शीर्ष शक्ति संपन्न हैं, जैसे प्रत्येक तारा क्षेत्र के शासक, प्रत्येक तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहर के नगर स्वामी, वे सभी स्वर्गीय दिव्य हैं। ज्यूशिंग महाद्वीप के 3000 राज्य। मैं जिस रसातल देश में हूँ वह अत्यंत शक्तिशाली दिव्य साम्राज्यों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 मिलियन किलोमीटर व्यास का है। ली युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अंदर ये 480 राज्यों में विभाजित है। प्रत्येक राज्य हजारों किलोमीटर के क्षेत्र पर शासन करता है और प्रत्येक राज्य शहर की रक्षा छद्म देवताओं द्वारा की जाती है। एबिस कंट्री के भीतर ही सैकड़ों से लेकर हजारों तक देवता हैं। अकेले एक रसातल देश में ही इतने शक्तिशाली प्राणी हैं, जिनकी तुलना एक संपूर्ण नश्वर क्षेत्र से की जा सकती है। संपूर्ण ज्यूशिंग महाद्वीप के बारे में क्या? एक अज्ञात शक्ति ने मुझे इस महाद्वीप पर स्थानांतरित कर दिया है। चलो अस्थायी रूप से इसे अनंत हॉल के रूप में संदर्भित करते हैं। ली युआन ने मिशन से अंतिम संकेत के बारे में सोचा। अनंत हॉल में जाने के लिए योग्य होने हेतु रिटर्न कमांड प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी भयावह शक्ति मुझे आसानी से मार सकती है या मेरे साथ खिलवाड़ कर सकती है। चूंकि कार्य दिया गया है, इसका सैद्धांतिक अर्थ है कि मुझे मिशन पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। इसका मतलब है ज्यूशिंग महाद्वीप पर मेरे लिए 3rd रैंक 9 स्टार पल्स बनने का अवसर होना चाहिए। ली युआन ने अनुमान लगाया, क्या ये तथाकथित ज्यूशिंग दिव्य गोली है? उन दर्जन भर उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई जानकारी में उन्होंने सभी ने एक खजाने का उल्लेख किया, ज्यूशिंग दिव्य गोली। ज्यूशिंग महाद्वीप का ये रहस्यमय अमृत एक बार प्राप्त होने और सेवन करने पर अधिक जीवन सितारों और यहाँ तक कि स्टार मेरिडियन को भी जागृत कर सकता है। इसलिए इसका नाम ज्यूजिंग दिव्य गोली रखा गया है। वास्तव में इस दवा के कारण पूरे महाद्वीप का नाम ज्यूजिंग रखा गया था। फिर भी ऐसी गोली बेहद कीमती है और फ्लाइंग हेवन स्तर के साधारण प्राइम वॉरियर्स और मार्शल आर्टिस्ट इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसकी एक झलक पाना भी मुश्किल है। इसके साथ ही 3rd रैंक 9 स्टार पल्स गोल्डन गारमेंट सदस्यों के लिए स्वर्णिम मिशन है। फिर तथाकथित पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करने के लिए कठिनाई और भी अधिक होनी चाहिए। ली युआन ने धीरे धीरे अपने विचारों को स्पष्ट किया। भले ही मैं एक देवता बन जाऊं, लेकिन केवल ताकत के बल पर महाद्वीप के खजाने और दुर्लभ वस्तुओं को जबरदस्ती लेने की कोशिश काम नहीं करेगी। केवल शक्ति पर निर्भरता व्यवहार्य नहीं है। तो फिर एक ही रास्ता है, एकीकरण। स्थानीय नागरिक का वेश धारण कर ज्यूशिंग महाद्वीप के साथ विलय का लक्ष्य बना। महाद्वीप की प्रमुख ताकतों में से एक में शामिल हो।
केवल इन प्रमुख ताकतों की नींव का लाभ उठाकर ही मैं कुछ गहरे रहस्यों को छूने की उम्मीद कर सकता हूँ, ली युआन ने मन ही मन सोचा। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, मेरी उत्पत्ति जांच का सामना नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सतर्क रहना चाहिए और तीसरे दर्जे के 8 सितारा शिराओं के रहस्य को उजागर नहीं करना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि ज्यूशिंग महाद्वीप पर भी तीसरे दर्जे की 7 सितारा शिराएं पहले से ही अत्यंत दुर्लभ हैं। कम से कम उन दर्जन भर या तो उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के प्राणियों ने कभी एक को भी नहीं देखा है, उन्होंने केवल दूर के महाद्वीपों में उनके अस्तित्व के बारे में सुना है। तीसरे दर्जे की 8 सितारा शिराएं, जो उड़ते स्वर्ग स्तर के अधिकांश लोगों के लिए एक किंवदंती मात्र लगती हैं। यदि आप ज्यूजिंग दिव्य गोली प्राप्त करना चाहते हैं तो ये रसातल दानव रक्तमांद केवल सतह पर एक अवसर है। ली युआन ने मन ही मन सोचा। इस बारे में सोच रहा हूँ। ली युआन अंधेरी घाटी के सबसे गहरे हिस्से की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका, जहाँ दोनों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं विशालकाय जानवरों की तरह ऊंची उठी हुई थीं जो लोगों को खा रही थीं। रसातल दानव रक्तमांद। ये स्थान एबिस कंट्री की एक रहस्यमयी भूमि है और एक परीक्षण मिशन भी है। एबिस कंट्री की शीर्ष प्रतिभाओं और दिव्य परिवारों के शिष्यों की भागीदारी के अलावा एबिस कंट्री के अन्य नागरिक जो फ्लाइंग हेवन लेवल तक पहुंच चुके हैं, वे भी लड़ाई में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हर साल यदि परीक्षणकर्ताओं की संख्या कोटा के अनुरूप नहीं होती है तो दिव्य साम्राज्य के भीतर से बड़ी संख्या में उड़ते स्वर्ग योद्धाओं को परीक्षण में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाएगा। संक्षेप में, रसातल दानव रक्तमांद के वार्षिक परीक्षण में हजारों उड़ते स्वर्ग योद्धाओं को लाया जाता है। जीवित छोड़ना। किसी को या तो 20 दिन तक जीवित रहना चाहिए या कम से कम 3 क्रूर जानवरों को मारना चाहिए और उनके सिर को सबूत के तौर पर लेना चाहिए। यदि आपके पास निकास खुलने के दिन तक 3 क्रूर जानवरों के सिर नहीं हैं तो अफसोस। यदि आप पहले 1000 में रैंक करने के लिए पर्याप्त संख्या में सिर प्राप्त कर सकते हैं तो आप दिव्य साम्राज्य के ब्लैक एबिस गार्ड के सदस्य बनने के योग्य हैं। ब्लैक एबिस गार्ड एबिस देश में एक बेहद प्रसिद्ध सेना है जिसके पास प्रचुर आंतरिक संसाधन हैं। यहाँ तक कि ज्यूजिंग दिव्य गोली जैसे खजाने की भी उम्मीद की जा सकती है। एक बार आप इसमें शामिल हो गए तो उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा के अर्ध दिव्य बनने की आशा बहुत बढ़ जाएगी। मेरी ताकत के साथ पहले 1000 में जगह पाना आसान होगा, यहाँ तक कि पहला स्थान पाना भी मुश्किल नहीं होगा। ली युआन ने मन ही मन सोचा। लेकिन ली युआन ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। यही कारण है कि उसने अन्य मानव लड़ाकों के लिए इतने सारे क्रूर जानवरों के सिर छोड़े। पहचान। मेरी पहचान की जांच नहीं की जानी चाहिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा विशिष्ट प्रदर्शन करता हूं तो एबिस कंट्री द्वारा जांच किए जाने पर मुझे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है या यहां तक कि फांसी भी हो सकती है। ली युआन ने सोचा, भले ही मैं एबिस कंट्री में शामिल होना चाहता था, लेकिन इस तरह से ब्लैक एबिस गार्ड में प्रवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खतरनाक। किसी तरह ली युआन ने महसूस किया कि अनंत हॉल द्वारा सीधे एबिस डेमन ब्लड डेन में स्थानांतरित किया जाना भी एक परीक्षा हो सकती है। पहला कार्य, 10 वर्षों तक जीवित रहना। एक बाहरी व्यक्ति के लिए शक्ति की खोज के बीच ज्यूशिंग महाद्वीप पर 10 वर्षों तक जीवित रहने का प्रयास करना अपने आप में एक परीक्षा थी। ये रसातल दानव रक्तमांद भारी प्रतिबंधों में लिपटा हुआ प्रतीत होता है, यहाँ तक कि बहन बू यू भी शायद ही उन्हें तोड़ सकती है। ली युआन ने आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जहाँ प्रतीत होता है कि मन शून्य ने बड़े खतरों को छुपाया था। जोखिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रुको। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मिसेज डाउटफायर की नताली अब बड़ी हो गई है और आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। अमिश महिलाओं के बारे में वह कठोर सत्य जो आप कभी नहीं जानते होंगे। 20 साल तक जीवित रहो, पहले रसातल दानव रक्तमांद को छोड़ो, फिर एक काउंटी शहर में प्रवेश करो और निर्णय लेने से पहले अधिक जानकारी इकट्ठा करो। ली युआन ने अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देते हुए अपना निर्णय लिया। एक काउंटी शहर का दर्जा राज्य शहर की तुलना में कुछ कम होता है और आमतौर पर वहाँ संरक्षक के रूप में कोई दैवीय प्राणी नहीं होता। ली युआन की ताकत के साथ ये वहाँ अधिक सुरक्षित होगा। बस कि मुझे नहीं पता कि लिटिल आइस का क्या हाल है। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। लियू बिंग के लिए उसकी चिंता स्पष्ट थी। स्थान बदलना जारी रखें। हालांकि उन मानव लड़ाकों ने मुझे उन क्रूर जानवरों को मारते हुए नहीं देखा, लेकिन वे शायद अपने दिल में अनुमान लगा रहे हैं। ली युआन के दिमाग में कुछ विचार कौन थे, उनसे फिर से टकराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक ली युआन भी ज़्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि ज्यूशिंग महाद्वीप पर दर्जनों क्रूर जानवरों को तेजी से मारने में सक्षम उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं को देखना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। अपने चरित्र के अनुरूप ली युआन ने उन्हें चुप नहीं कराया। यह उनके आचरण के सिद्धांतों से संबंधित था। वह वही करते थे जो उन्हें लगता था कि किया जाना चाहिए और उन कार्यों से दूर रहते थे जिन्हें वह अनुचित समझते थे, भले ही उनमें थोड़ा जोखिम हो। आखिरकार ये तो सिर्फ 20 दिन की बात है, ये क्षण भर में बीत जाएगा। ... ली युआन से बहुत दूर एक रहस्यमयी स्थान पर यह भूमि अनगिनत बर्फीली संरचनाओं से भरी हुई थी, हड्डियों को चीर देने वाली ठंड, बर्फ की मोटी परतों के भीतर संकीर्ण मार्गों से युक्त।
कभी कभी ठंडी हवाएं चलती थीं। बस ये झोंका एक शीर्ष स्तरीय मूल मार्शल आर्टिस्ट को बर्फ के टुकड़ों में जमा देने के लिए पर्याप्त था। लगभग 5 मीटर लंबा, फुर्तीला हरा उड़ने वाला सर्प, जिसके क्रिस्टल जैसे शरीर पर पंख फैले हुए थे, चुपचाप अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर रहा था। वरिष्ठ कीयू, मैं अभी भी बड़े भाई की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे आशा है कि उनके साथ कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ होगा। लियू बिंग की आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। चिंता मत करो, ये दफन अमर प्राचीन डोमेन जो फिल्टर और परीक्षण करने का इरादा रखता है, निश्चित रूप से आपको आसानी से सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा। कीयू बिंगजुन ने गंभीरता से कहा, बिना किसी निशान के इसने आपको अलग कर दिया, और यहाँ तक कि स्वर्गीय सांप हॉल को भी इसका जरा भी सुराग नहीं है। ये निश्चित रूप से एक स्वर्गीय दिव्य से बढ़कर एक तरीका है। स्वर्गीय दिव्यता को पार करना। लियू बिंग अंदर से हैरान था। छोटी बर्फ, मुझे फिर से उस कार्य के बारे में बताओ जो तुम्हें मिला था। कीयू बिंगजुन ने अचानक कहा। ट्रायलिस्ट, एक जन्मजात 7 सितारा नसों के रूप में आप एक संभावित रजत परिधान सदस्य बन गए हैं और बैंगनी परिधान कार्य की आवश्यकता को ट्रिगर किया है। लियू बिंग ने बताया, पहला कार्य रजत परिधान सदस्य बनने के लिए स्टाररी स्काई प्राचीन शहर के स्वर्गीय सांप शहर में शामिल हों। दूसरा कार्य उड़ते हुए स्वर्ग के 8 सितारा शिराओं को जागृत करें, अर्ध दिव्य बने, फिर आप एक स्वर्ण परिधान सदस्य बन सकते हैं। याद रखें, आपको ट्रायल मिशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बतानी चाहिए। आपको रिटर्न कमांड प्राप्त करने और अनंत हॉल में जाने के योग्य होने के लिए कम से कम एक कार्य पूरा करना होगा। लियू बिंग ने कहा, वरिष्ठ कीयू, बस इतनी ही जानकारी है। हाँ, तो फिर कोई गलती नहीं है। स्वर्गीय सांप शहर, तारों वाले आकाश के प्राचीन शहर का स्वर्गीय सांप शहर। कीयू बिंगजुन की आवाज़ में उत्साह की झलक थी। अप्रत्याशित रूप से हमारे कबीले के भीतर की किंवदंती सच है कि ऐसा एक तारों वाला आकाश प्राचीन शहर मौजूद है। मैंने हमेशा सोचा था कि यह काल्पनिक है, लेकिन ये सच है। छोटी बर्फ, मुझे लगता है मैं शायद जानता हूं कि यह कहाँ है। कीयू बिंगजुन ने कहा, यह कहाँ है? लियू बिंग हैरान था। ये दिव्य क्षेत्र है, फिर भी ये दिव्य क्षेत्र नहीं है। कीयू बिंगजुन ने धीमी आवाज में कहा, मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर